सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट नॉट सेट। मैं आप सबका दोस्त एंड आपका गाइड अर्पित चोपड़ा स्वागत करता हूं आप अपने इस चैनल पे। तो स्टूडेंट, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे ओवरऑल एमएसएन के। तो कुछ टॉपिक्स के थे, उसके अंदर कुछ यूनिट्स का रेस्पिरेटरी था, उसके अंदर स्किन था, ऐसे बर्न्स के कुछ क्वेश्चंस थे। तो वैसे ही आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है एंड ये भी सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे। एंड इसके साथ साथ जो मेन क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर वो होंगे कार्डियो एंड न्यूरो के क्वेश्चंस होंगे। क्यों कार्डियो एंड न्यूरो मैंने क्यों चूज करा? क्योंकि देखो, एक तो सीआरई का एग्जाम पास आ रहा है, इसके साथ साथ नॉर्सेट भी आ ही रहा है। नॉर्सेट में थोड़ा टाइम है बट सीआरई से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से कार्डियो एंड न्यूरो के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसलिए मेजरली मैंने सिर्फ कार्डियो एंड न्यूरो के ही क्वेश्चंस लिए हैं इसके अंदर, है ना, ताकि ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर पाए हम क्वेश्चंस के थ्रू एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि बड़े यूनिट्स हैं ये एंड नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो बड़े सिस्टम्स हैं ये एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, तो इन्हीं दोनों सिस्टम्स को लेके आज हम चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सिनेरियो बेस्ड होने वाले हैं, हमारे मॉसबी एंड एनक्लेक्स के रिलेटेड ही होंगे सारे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद एमआई सडनली बिकम्स टेकिकार्डिक एंड शोज साइंस ऑफ एयर हंगर एंड बिगिंस कफिंग प्रिंक फ्रॉथी स्पूटम। Which finding would the nurse anticipate when auscultating the client's breath sounds? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक पेशेंट है एमआई का जो सडनली एकदम से टेकिकार्डिक हुआ है, एमआई उसको हो चुका है, उसके बाद की कंडीशन है एकदम से उसको टेकिकार्डिया हुआ है और उसको एयर हंगर लेंगे, यानी कि उसको सांस नहीं आ रही है ना, आसान भाषा में बोला जाए तो। और जो स्पूटम है वो स्पूटम कर रहा है, स्पिट आउट कर रहा है जो पिंक फ्रॉथी कलर की, एक झाग तो होती है, फ्रॉथी मतलब झाग एंड पिंक कलर की स्पूटम आ रही है। तो नर्स जब उसकी ब्रेथ साउंड असेस करेगी तो वो क्या कौन सी साउंड को असेस करेगी, कौन सी साउंड प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्ट्राइडर, दूसरा है क्रैकल्स, तीसरा है रोंकाई या स्कैटर्ड रोंकाई, चौथा है डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप पॉज करके सोचिएगा, देन इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर हमारा होगा बी, क्रैकल्स। देखते हैं क्या आंसर है इसका। यस, बी इसका आंसर है। अब बी क्यों है ये हम देखते हैं। क्योंकि देखो, एमआई का पेशेंट है एक तो, यानी कि कोई कार्डियक कंडीशन है ना, कार्डियक कंडीशन ऑब्वियसली है, तो यहाँ पे क्रैकल्स ही क्यों प्रेजेंट होंगे। क्रैकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं दो तीन कंडीशंस के अंदर, निमोनिया के अंदर, एआरडीएस के अंदर, जहाँ पे भी लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर पानी भरा हुआ हो, उसको हम कहते हैं मतलब फ्लूइड बिल्डअप हो, तो वहाँ पे क्रैकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एल्वियोल हमारा एआरडीएस में होता है, हमारा निमोनिया के अंदर होता है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर कार्डियक फेलियर के अंदर होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट एमआई का लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ जा रहा है, तभी लंग कंजेशन है इसके अंदर पेशेंट में एंड देन तभी यहाँ पे क्रैकल्स प्रेजेंट होंगे। स्ट्राइडर हमारा अपर यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब कंस्ट्रिक्ट होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तब आता है हमारा रोंकाई, इसमें नहीं आएगा। एंड डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड हमारे न्यूमोथोरेक्स वगैरह के केस के अंदर आते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाइंट विद एमआई इज डेवलपिंग कार्डियोजेनिक शॉक विच एमआई का पेशेंट है, उसको कार्डियोजेनिक शॉक में उसको हो रहा है अब, विच पोटेंशियल कंडीशन वुड द नर्स एंटिसिपेट एंड मॉनिटर फॉर द क्लाइंट टू डिटेक्ट फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। ऐसी कौन सी कंडीशन है या ऐसा कौन सा सिम्टम है जिसको नर्स असेस करेगी, जिससे पता चलेगा कि पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर जा रहा है। पहला है हमारा पल्सस पैराडॉक्सस, दूसरा है हमारा वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया, तीसरा है हमारा राइजिंग डायस्टोलिक प्रेशर एंड चौथा है हमारा फॉलिंग सीवीपी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, इसका भी बी ही होगा, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया। देखते हैं, यस बी। अब इसका बी क्यों है, देखो क्योंकि एमआई का केस है ये भी, यानी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर जा रहा है, तो शॉक के हमें ये सोचना है कि कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। पल्सस पैराडॉक्सस नहीं प्रेजेंट होगा। ऑप्शन सी इज राइजिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है, वेदर इट इज कार्डियोजेनिक शॉक या कोई भी शॉक हो, बट इसमें हम कार्डियोजेनिक शॉक लेके चलते हैं, तो ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर फॉल होगा, ठीक है। फॉलिंग सीवीपी भी सेंट्रल वेनस प्रेशर इसके अंदर फॉल नहीं करता, क्योंकि सेंट्रल वेनस प्रेशर फॉल कर रहा है मतलब कि कोई फ्लूइड कम है बॉडी के अंदर, है ना, बट फ्लूइड तो बॉडी के अंदर कम नहीं है, ठीक है।
इसलिए इसका, क्योंकि एमआई का जो सबसे पहली जो हमारी होती है कॉम्प्लिकेशन एक्यूट केस के अंदर एंड अर्ली अर्ली पोस्ट एमआई जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है हमारी वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास। तो इसीलिए बी वुड बी द आंसर। ये रहा बी। सो नेक्स्ट है हमारा, द नर्स इज रिव्यूइंग द ईसीजी ऑफ अ क्लाइंट and it shows the PR interval of 0.14 seconds and QRS complexes of 0.08 seconds. What should be the priority of the nurse? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईसीजी चेक कर रही है नर्स एक पेशेंट का, PR इंटरवल 0.14 का है एंड QRS 0.08 का है। इसमें नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी? उसके वाइटल साइंस चेक करे जाएं, उसके लैब रिजल्ट चेक करे जाएं, मॉनिटर फॉर एनी चेंज इन रिदम या नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। अब इसके अंदर हम प्रायोरिटी प्रैक्टिस क्या करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द ईसीजी इंटरवल्स, क्योंकि ईसीजी की फाइंडिंग्स दे रखे हैं तो उसी के बेसिस पे पीआर इंटरवल जो हमारा नॉर्मल होता है वो होता है हमारा 0.12 से लेके 0.20 सेकंड्स तक, तो ये नॉर्मल है हमारा। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमारे होते हैं 0.04 से लेके 0.10 तक, तो ये भी नॉर्मल है। तो नॉर्मल के अंदर क्या करेंगे, मैं कोई भी वाइटल्स तो ठीक है, अगर ये नॉर्मल तो वाइटल्स भी नॉर्मल होंगे, है ना। लैब रिजल्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिशियन को क्यों ही बताओगे। इसका ऑप्शन सी होगा, मॉनिटर फॉर एनी चेंज इन रिदम। यस सी, फोकस कर लिया। चलो अब इसका सी क्यों है, सी इसलिए है, इसका ए भी हो सकता था, है ना, वाइटल्स वाला, बट सी इसलिए है क्योंकि हमें सिर्फ ईसीजी कंप्लेंट्स दे रखी हैं पेशेंट की और कुछ भी नहीं है। तो ईसीजी अगर चेक हो रहा है तो मतलब उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या होने की संभावना है फर्दर उसको, है ना, या कोई किडनी रिलेटेड डिजीज है या कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जो भी चीज़ है, इस वजह से उसकी ईसीजी चेक हो रही है। तो कोई चेंज इन रिदम इसलिए हमें चेक करना है, इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट इज, द नर्स इज वॉचिंग द ईसीजी ऑफ अ पेशेंट एंड सीज that his rhythm changes suddenly and it has no P waves and QRS complexes continue to widen and heart rate is 140 beats per minute. The nurse determines that the client is experiencing what type of arrhythmia. अब देखो ईसीजी के क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। पहला, आपको वो ईसीजी पेपर ईसीजी पूरा दे देंगे, है ना, जो ईसीजी रिपोर्ट होती है, ईसीजी पेपर में जो बना हुआ होती है वेव फॉर्म, उसके हिसाब से हमें डायग्नोस करना होता है। दूसरा, इस हिसाब से हमें डायग्नोस करना होता है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, है ना, वो तो थोड़ा इजी था, बट इस वाले के अंदर हमें मेन लाइन जो बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या कर रहा है ना, ईसीजी रिदम चेक कर रही है और उसके अंदर एक तो पी एब्सेंट पी हो गई, ठीक है, ये रही एक पी एब्सेंट हो गई उसके अंदर, है ना, और इसके अलावा एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उसके अंदर वाइडन हो रहे हैं, है ना, ये रहा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूस टू वाइडन, और हार्ट रेट हमारी जा रही है 140 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब ये है कि हार्ट रेट ज़्यादा है ना। तो बेसिक हमें इस पे आइडिया किससे लगाना है, पहले तो ऑप्शन देखो साइनस टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया के अंदर ठीक है 100 से ऊपर हार्ट रेट जाती है, पर जो वो होता है पी वेव हमारी एब्सेंट नहीं होती, इनकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडन नहीं होते, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर रेट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही 300 350 से ऊपर हो जाती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर रेट, ठीक है। और उसके क्या कहते हैं, पीवीसी इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी क्यूआरएस पी वेव एक तो एब्सेंट उतनी नहीं होती एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडन नहीं होते, बस एक और प्रीमेच्योरली जो क्यूआरएस एक और प्रेजेंट हो जाता है, वो बाइजेमाइनी हो, ट्राइजेमाइनी हो या मल्टीफोकल हो, जो भी हो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। ये वीटी होगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा। यस देखो अब ये वीटी क्यों है, देखो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मैंने यहाँ पे सारे ईसीजी भी लगा रखे हैं, है ना। इसमें से देखो जो मोनोमॉर्फी, सबसे पहले हमें देखना वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो इसका आंसर है, देखो इसके अंदर हमारी पी वेव्स कहीं दिख रही हैं, नहीं दिखेंगी आप लोगों को, क्योंकि पी वेव्स आर एब्सेंट इन वीटी। इसकी रेट चेक करनी चाहोगे, बहुत ज़्यादा रेट होती है इसकी, है ना। तो रेट जैसे क्वेश्चन के हिसाब से 140 थी, बट इसके हिसाब से ज़्यादा है काफ़ी, है ना। ये हो गया वीटी के अंदर ऐसा ही पूरा ग्राफ आता है ईसीजी के अंदर, एब्सेंट पी वेव, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव भी नहीं दिखती इसके अंदर, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, क्योंकि एक दूसरा भी होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है, वो जो पॉलीमॉर्फिक होता है जिसको हम टॉर्साडेस डे पॉइंटेस कहते हैं, वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब अगला ये है पीवीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसके अंदर हमारी ये रही पी वेव, है ना, ये पी वेव रही, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये नॉर्मल है, ये टी वेव आ गई, ये भी नॉर्मल है, ये फिर ये पी वेव क्यूआरएस और ये हमारा आगे टी वेव। अब यहाँ पर एक्सेप्ट हम जो यहाँ पे पी एक वो आनी चाहिए थी, क्या कहते हैं हमारी
पी वेव आनी चाहिए थी, पी वेव की बजाय ये पूरा की पूरा एक और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया बिफोर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्शन है बट उससे पहले एक और आ गया, तो इसलिए प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है इसे, है ना। तो इसको ये टाइप होता है हमारा ट्राइजेमाइनी, ओ सॉरी बाइजेमाइनी होता है, एक के बाद मतलब एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के बाद आ जाना, दो के बाद आता तो उसको हम कहते हैं ट्राइजेमाइनी। अब ये देखो ये है साइनस टैकीकार्डिया का, थोड़ा सा कट रहा होगा बट ये साइनस टैकीकार्डिया का है हमारा, है ना। तो साइनस टैकीकार्डिया के अंदर देखो यहाँ पे हमारी पी वेव भी है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी है, टी वेव भी है, सब है ना, इसके अंदर सब है। तो बस इसके अंदर क्या होता है, रेट हमारी ज्यादा होती है ड्यू टू एनी ऑफ द फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से, जैसे एथलीट्स वगैरह होते हैं कुछ, है ना, उनके लिए तो ज्यादातर ब्रेडिकार्डिया दिखते हैं, ड्यू टू एनी ऑफ द अंडरलाइंग पैथोलॉजी साइनस टैकीकार्डिया आता है, जैसे हाइपरथायराइडिज्म का केस है ना, एंड सो ऑन। देन हियर इट इज, एक सेकेंड, यस, देन हियर इट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देखो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है हमारा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर जो जैसे वीटी के अंदर वाइडन हो जाता था ना, इसके अंदर उतना वाइडन नहीं होता, इसके शॉर्टन हो जाते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। ये देखिए ये है हमारा वीटी एंड ये है हमारा वीएफ। वीएफ के अंदर रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, 300 के पार चला जाता है, ठीक है। वीटी के अंदर हमारा पी वेव एब्सेंट एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस कंटिन्यू टू वाइडन, whereas in VF PAV is also absent but QRS complexes are shorten, ठीक है, छोटे छोटे से ऐसे। तो इसीलिए ये डिफरेंस होता है मेन VT एंड VF में। इसीलिए अगर हम रूल आउट भी कर देते साइनस टैकीकार्डिया एंड PVC को, क्योंकि उन दोनों का तो कुछ बन ही नहीं रहा था, इन दोनों में फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ये तरीका है जांच करने का, देखने का कि कौन सा एग्जैक्टली दिक्कत हो रही है पेशेंट को, या ECG के अंदर क्या वेवफॉर्म आई है, ठीक है। तो ये दिस इज VT एंड दिस इज VF। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, वो ECG वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था वो, एंड 3-4 चीजें मैंने कहा समझा देता हूँ एक ही साथ, बाकी अलग से हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ECG का, बट उसमें मैंने कहा समझा देता हूँ, सही रहेगा। चार अलग अलग डिजीजेस थे उसमें भी। तो अगला क्वेश्चन इज द नर्स इज असेसिंग फॉर द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस ऑफ द क्लाइंट who returned to the surgical nursing suite 4 hours ago after undergoing a aortoiliac bypass graft. The affected leg is warm and is reddened with edema. The pedal pulses are palpable. How would the nurse interpret the client's neurovascular status? देखो ये काफी लंबा क्वेश्चन है, मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस का मतलब है जो क्लाइंट का जो ब्लड सप्लाई वाला चीज है, नर्स वो असेस कर रही है, ठीक है। इसके अलावा न जो पेशेंट है एओर्टोइलियक बाईपास हुआ था उसका, ठीक है, ग्राफ्टिंग हुई है उसकी, तो उसके बाद वो 4 घंटे पहले हमारा उसके अंदर आया है, पेशेंट सर्जिकल यूनिट के अंदर आया है। जो पेशेंट का पैर है, क्योंकि इलियक वेन से लिया गया है उसका, तो उसका जो पैर है वो वार्म है, रेड है और वहाँ पे एडिमा प्रेजेंट है, ठीक है। जो पेडल पल्सिस है वो पैल्पेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ वुड द नर्स इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स? ये अब नर्स को कैसे इंटरप्रेट करेगी, क्वेश्चन ये कह रहा है सही है गलत है, क्या क्या दिक्कत है या क्या करने की हमें जरूरत है, वो पूछ रही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द लेग, इट इज मॉडरेटली इम्पेयर्ड एंड सर्जन नीड्स टू बी कॉल्ड। भाई दिक्कत है, सर्जन को बुलाओ। द कंडीशन इज स्लाइटली डिटेरियोरेटिंग, फर्दर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। इट शोज एडिक्वेट आर्टेरियल सप्लाई बट इम्पेयर्ड वेनस, वो लास्ट में सप्लाई है, ठीक है। मतलब फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि आर्टेरियल सप्लाई तो ठीक है बट वेनस सप्लाई में दिक्कत है। तो इसका आंसर आप सोचिए क्या होगा, पॉज करके सोचना, बट इसका आंसर ए है वैसे। यस ए इट इज, ये आ गया, हाँ यस। अब इसका देखो ए क्यों है, इसका कारण है, देखो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 4 घंटे पहले उसकी सर्जरी हुई है, ठीक है। तो 4 घंटे के बाद ये तो नहीं कि एकदम से जहाँ से अगर उसकी वेन निकाली गई, थोड़ा सर्जिकल हुआ, वेयर टियर होता है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा पहुँचाती है बॉडी, ताकि वहाँ पे कंपनसेट हो सके। तो इस वजह से वहाँ पे वो वार्म भी रहेगी वो जगह, ठीक है, क्योंकि सर्जरी होती है वहाँ पे, वार्म भी रहेगी, रेडेंट तो होगी ही होगी क्योंकि स्विचरिंग वगैरह होती है वहाँ, एंड एडिमा भी प्रेजेंट होगा ही होगा वहाँ पे। तो इसीलिए न्यूरोवास्कुलर स्टेटस एकदम ठीक है। एकदम ठीक हमने कैसे माना कि आर्टेरियल भी ठीक है, वेनस भी ठीक है, क्योंकि देखो एडिमा की बात रही, एडिमा तो वहाँ होगा थोड़ा ना थोड़ा, क्योंकि टिश्यू एक्स्ट्रा वैसे थोड़ा वो टिश्यू में से टिश्यू फ्लूइड वगैरह इधर उधर होता रहता है, क्योंकि सर्जरी हुई है एकदम, तो ठीक है। और इससे हमने पता लगाया कि वेनस ठीक है सबसे, और आर्टेरियल कैसे ठीक है वो तो क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा है, पेडल पल्सेस आर पैल्पेबल। अगर पेडल पल्स पैल्पेबल है ना, तो अगर यानी कि डोर्सालिस पेडिस जो हमारी पल्स होती है वो अगर पैल्पेबल है, मतलब आर्टेरियल सप्लाई इज गुड, इट इज ओके,
कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट्स रिदम शोज एब्सेंस ऑफ पी वेव्स एंड प्रेजेंस ऑफ फिब्रिलेटरी वेव्स बिफोर एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, आइडेंटिफाई द रिदम। देखो मैंने पीछे सारे सब समझाया, अभी इस चीज का आपको आ जाना चाहिए, आई थिंक सो। वो कह रहा है पी वेव एब्सेंट है इन प्रेजेंस ऑफ फिब्रिलेटरी वेव्स बिफोर एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। बताओ क्या होगा? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, साइनस टैकिकार्डिया होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, टॉर्साइटिस द पॉइंटिस होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप पॉज करना, इसका होगा सी होगा। यस, एट्रियल फिब्रिलेशन, बिल्कुल सही। अब एट्रियल फिब्रिलेशन देखो इसका क्यों होगा, सबसे पहले हम देखते हैं बाकी क्यों नहीं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शॉर्टन हो जाते हैं, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल बता रहा है। साइनस टैकिकार्डिया के अंदर पी वेव प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पी वेव एब्सेंट बता रहा है। टॉर्साइटिस द पॉइंटिस पॉलीमॉर्फिक होता है, वो पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, उसकी पिक में लगाना भूल गया, ठीक है, बट एडिटिंग में लगा दूंगा मैं, चलो मेरे को मिली तो, ठीक है। तो वो होता है टॉर्साइटिस द पॉइंट। अब एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है, देखो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ये देखो, एट्रियल फिब्रिलेशन यहाँ पे पी वेव एब्सेंट कहीं पे भी नहीं दिखेंगे आप लोगों को। ये जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से हो रही है ना, जो कर्व से जा रही है, ये होता है फिब्रिलेटरी वेव, एब्सेंस ऑफ पी वेव एंड पी वेव तो है ही नहीं, इसको कहते हैं फिब्रिलेटरी वेव्स। और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये इधर टी वेव आ गई, ये पूरी फिर से फिब्रिलेटरी वेव आ गई। तो इस तरीके के हम डिजीज को कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, कहते हैं रिदम को, सॉरी, इस तरीके की रिदम को हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, विच पी वेव होती नहीं है और ये फिब्रिलेटरी वेव होती है, ऐसी सी बिफोर एवरी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अ क्लाइंट विद वेरिएंट एंजाइना इज शेड्यूल्ड टू गिव पर ओरली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबी यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वेरिएंट एंजाइना हमारा वो होता है जो वैसोस्पास्टिक होता है, प्रिजमेंटल एंजाइना, और जिसके अंदर एकदम से वैसोस्पाज्म बन जाता है, उसी को हम वेरिएंट एंजाइना कहते हैं, ठीक है। एंड विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स दैट देयर इज नीड फॉर फर्दर टीचिंग, मतलब कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिससे हमें पता चल रहा है कि क्लाइंट अभी तक समझा नहीं है अपनी बीमारी के बारे में, उसको और टीचिंग की जरूरत है। सबसे पहला ऑप्शन इज आई नीड टू रिपोर्ट माई डॉक्टर इफ माई लेग्स स्टार्ट टू स्वेल। आई एम सपोज टू रिपोर्ट माई डॉक्टर इफ माई हार्ट रेट इज लेस देन 60, ठीक है। आई नीड टू अवॉइड ग्रेप फ्रूट जूस, अच्छा। माई स्पाउस टोल्ड मी दैट सिंस आई हैव दिस प्रॉब्लम वी हैव टू स्टॉप गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे पेशेंट को एजुकेशन और देने की जरूरत है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी को एंजाइना वगैरह है या हार्ट की कोई दिक्कत है तो हार्ट रेट 60 से कम तो वैसे ही ब्रेडिकार्डिया में आया था, तो इसके ये तो बताएंगे वो सही कह रहा है पेशेंट। ग्रेप फ्रूट जूस हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाले पेशेंट के साथ नहीं देते, इट हैज टू बी अवॉइडेड। सॉरी, ऑप्शन 1, आई नीड टू रिपोर्ट माई डॉक्टर इफ माई लेग्स स्टार्ट टू स्वेल। हमेशा याद रखना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जितने भी होते हैं हमारे, निफेडिपिन, अम्लोडिपिन, ये सारे एंकल एडिमा कॉज करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो एंकल एडिमा करते हैं तो लेग स्वेल हो जाती हैं इसके साथ, तो ये भी वो सही कह रहा है। ऑप्शन 4 इज रॉन्ग इसके अंदर, दैट हमें जब मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए, जब जो उसकी बीवी कह रही है। ऐसा क्यों, ये ऑप्शन 4 क्यों गलत है? क्योंकि वेरिएंट एंजाइना है पेशेंट को, वेरिएंट एंजाइना इज नॉट कॉज्ड बाय एक्सरसाइज, ठीक है। वेरिएंट एंजाइना अपने आप एज ए वो वैसोस्पाज्म हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, तो उस वजह से होता है वो, ठीक है। तो 4th इज द ऑप्शन, देखते हैं इसका, यस डी। नेक्स्ट इज आफ्टर सर्जरी फॉर इंसर्शन ऑफ अ CABG graft, a client develops a fever of 102 degree Fahrenheit. What priority concern related to elevated temperature does a nurse consider when notifying the healthcare provider about the client's temperature? ठीक है, पेशेंट को CABG हुआ है, उसका टेम्परेचर है 102 फ़ारेनहाइट है। विच प्रायोरिटी कंसर्न रिलेटेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब कि एलिवेटेड टेम्परेचर किस वजह से हुआ है, असेसमेंट के बाद वो डॉक्टर को क्या बताएगी नर्स, ठीक है। और फीवर में लीड टू, या फीवर से ऐसा क्या हो सकता है, सॉरी, फीवर से ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है। A fever may lead to diaphoresis. A fever increases the cardiac output and increased temperature indicates cerebral edema and increased immediate sign of hemorrhage. देखो सबसे पहले इसके अंदर सीधा आंसर, तो जिसने थोड़ा सा भी सोच लिया होगा, CABG हुआ है, कार्डियक कंडीशन है, तो फीवर होगा तो कार्डियक आउटपुट हमेशा इंक्रीज होता है, तो बी ऑप्शन इसका जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्डियक कंडीशन को हमें ठीक करना है, ये और वर्सन कर देगा उसको, यस। अब बी क्यों होगा, देखो बी इसलिए होगा क्योंकि देखो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब फीवर में लीड टू डायफोरेसिस, ठीक है, फीवर स्वेटिंग कराता है, बट वो डॉक्टर को बताने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। सबको पता है फीवर होता है, डायफोरेसिस होगा, ठीक है, उससे कोई खतरा नहीं है उसकी जान को। एंड इंक्रीज टेम्परेचर इंडिकेट सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता।
इंक्रीज टेम्परेचर में बी अ साइन ऑफ हेमरेज। हेमरेज अगर होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा उसका। हेमरेज अगर हो रहा है तो मतलब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, तो उसके पेरिफेरी तो वैसे ठंडी पड़ जाएगी उसकी, तो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इज अ नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स विद पेरिफेरल वेस, क्या गैप कैसे आ गए, चलो समझ गए ना आप लोग। A nurse is teaching a group of clients with peripheral vascular disease about smoking cessation program. Which physiologic effect of nicotine should the nurse explain to the group? पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के बारे में एक नर्स एजुकेशन दे रही है कुछ पेशेंट्स को कि आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, जितनी भी आप स्मोकिंग प्रैक्टिसेस करते हो उसको बंद कर दो पूरी तरीके से। तो निकोटिन का ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो नर्स ग्रुप को समझाएगी? Constriction of the superficial vessels and dilate the deep vessels. Constriction of the peripheral vessels increases the force of flow. Dilation of the superficial vessels causes constriction of collateral circulation. Dilation of the peripheral vessels causes reflex constriction of the, यहाँ पे visceral है, ठीक है, visceral vessels। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसे। नर्स ये कह रही, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निकोटिन का कौन सा इफेक्ट है, आसान भाषा में एकदम, ठीक है, क्या निकोटिन क्या इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर, कैसे इफेक्ट करता है। देखो निकोटिन हमें सबको पता है स्मोकिंग करने से बीपी बढ़ता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली, क्योंकि वो वैसे कंस्ट्रक्शन कराता है। तो सबसे पहले सी और डी ऑप्शन को हटा दो क्योंकि वो डायलेशन कह रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, बचे दो, पहला एंड दूसरा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल वेसल्स एंड डायलेट्स द डीप वेसल्स, डीप वेसल्स को डायलेशन नहीं करता वो। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेरिफेरल वेसल्स, एंड इतनी भी कोई सुपरफिशियल को नहीं होती जो कंस्ट्रक्शन भी है ए ऑप्शन के अंदर। सेकंड ऑप्शन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेरिफेरल वेसल्स व्हिच इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ फोर्स ऑफ फ्लो, ठीक है। अब देखो पेरिफेरल वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा तभी बीपी भी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ फ्लो बढ़ रहा है तो बीपी तभी बढ़ रहा है। बी होना चाहिए इसका, देखते हैं, चलो बी है, यस बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, आ जाते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू the nurse discovers that the spouse of a debilitated, chronically constipated client digitally removes the stool from the client's rectum. What response to disimpaction है ये, ठीक है। What response to disimpaction is the nurse attempting to prevent by presenting other strategies to regulate client's bowel movements? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है जिसको नर्स जिसको देखती है वो क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है और उसकी वाइफ डिजिटली मतलब फिंगर से उसकी स्टूल रिमूव कर रही है रेक्टम से अंदर से। ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो उसकी जो स्टूल रिमूव कर रही है उससे वो इफेक्ट करेगा पेशेंट को, ठीक है। तो देखो अगर हम रेक्टल मसाज करते हैं या फिर एनीमा देते हैं या कोई भी रेक्टल का प्रोसीजर करते हैं तो वो हमारा उसको वाल्सल्वा मैनूवर को बता देता है। सॉरी, वाल्सल्वा मैनूवर तो अलग हो गया है ना, बट वाल्सल्वा मैनूवर आल्सो डज द ब्रेडिकार्डिया एज वेल, मतलब वो हार्ट रेट को कम करने में काम आता है, वो मैनूवर अलग है वो तो। बट जब भी हम कोई भी रेक्टल मसाज करते हैं या एनीमा देते हैं, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो हार्ट रेट को कम कर देते हैं, ठीक है। दैट डज द ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया कह सकते हैं, या फिर इंक्रीज जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है उसको कम करते हैं, बढ़ी हुई को नॉर्मल पे ले आता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा बी, स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट, ठीक है। इंक्रीज पल्स रेट वो नहीं करता, डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स नहीं करता, कोरोनरी आर्टरी वासोडाइलेशन नहीं होता, बी है इसका आंसर, यस बी। एंड वाल्सल्वा मैनूवर भी हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो हार्ट रेट को कम नॉर्मल ले आता है, कम करने के लिए काम आता है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद क्रॉनिक ऑक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज, ठीक है। What precipitating cause is the nurse most likely to identify for the development of ulceration and gangrenous lesions? नर्स एक जो ऑक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज है उसको, है ना, वो पेरिफेरल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। विच प्रेसिपिटेटिंग कॉज इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अल्सरेशन? अब अल्सरेशन और गैंग्रीनस लीजन्स का रीजन क्या है? आर्टेरियल डिजीज तो है, ठीक है, मान लिया, पर उसको अल्सर्स और गैंग्रीनस लीजन्स बन रहे हैं, उसका क्या कॉज हो सकता है? पहला ऑप्शन है इमोशनल स्ट्रेस विच शॉर्ट लिव्ड, पुअर हाइजीन एंड लिमिटेड प्रोटीन इनटेक, स्टिमुलेंट्स सच एज कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, ट्रॉमा फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल सोर्सेज। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए डी, यस इट इज डी, ठीक है, यस इट इज डी।
अब डी क्यों है, देखो इमोशनल स्ट्रेस से ठीक है थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, पर वो अल्सरेशन कॉज नहीं करेगा। पुअर हाइजीन एंड लिमिटेड प्रोटीन इनटेक, पुअर हाइजीन से वैसे थोड़ा गंदगी रह सकती है, बट वो गैंग्रीनस लीजन नहीं बनाएगा। स्टिमुलेंट सच एज कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक, इससे हमारी सप्लाई कम हो सकती है, ठीक है, उस वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज है, तो ये सारी चीजें तीनों के तीनों कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स वैसोकंस्ट्रिक्शन कराती हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी आर्टेरियल सप्लाई कम हो सकती है, बट गैंग्रीनस लीजन अल्सरेशन नहीं करेगा। ट्रॉमा किसी भी चीज से होगा तो वो अल्सर तो क्रिएट करेगा, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो या थर्मल हो। कोई गर्म चीज होगी तो जल जाएगा तो वो भी अल्सर करेगा, केमिकल होगा तो वो गैंग्रीनस लीजन भी बना सकता है ना, अगर ज्यादा टॉक्सिक केमिकल होगा अल्सर तो बनाएगा, मैकेनिकल होगा तो वो भी अल्सर बनाएगा, तो डी आंसर है इसलिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड prolonged bed rest after surgery, which complication does the nurse expect to prevent by teaching the client to avoid pressure on the popliteal space? ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस क्लाइंट की एक सर्जरी हुई है, कोई भी सर्जरी हुई है, तो उसके बाद उसको प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट बोला गया, ठीक है। ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो नर्स प्रिवेंट करना चाहती है बाय एडवाइजिंग द पेशेंट टू अवॉइड प्रेशर ऑन द पॉप्लिटेल स्पेस, जो हमारे नी की पीछे वाली जगह है उसको हम पॉप्लिटेल स्पेस कहते हैं हम, ठीक है। तो उस पर प्रेशर ना पड़े, उस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, उससे नर्स कौन सी कॉम्प्लिकेशन बचाना चाहती है, क्वेश्चन ये कह रहा है। सबसे पहला है सेरिब्रल एम्बोलिज्म, दूसरा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तीसरा है ड्राई गैंग्रीन ऑफ द लिम्फ, चौथा है कोरोनरी वेसल ओक्लूजन। कोरोनरी वेसल ओक्लूजन का इससे कोई लेना देना नहीं है, सेरिब्रल एम्बोलिज्म कोई लेना देना नहीं है। ड्राई गैंग्रीन ऑफ लिम्फ बैक्टीरियल की वजह से हो सकता है, या फिर आर्टीरियल सप्लाई में दिक्कत हो तो हो सकता है एक बारी को, वो भी काफी लेटर स्टेज में है। इसका आंसर होगा बी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यस बी। अब देखो इसका बी ही क्यों है, बी इसलिए है क्योंकि पेशेंट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पर है, तो वहां पे अगर वो पॉप्लिटल स्पेस पे अगर वो पैर को क्रॉस करके बैठेगा या किसी भी तरीके से पॉप्लिटल स्पेस पे फोर्स लगेगी, उसके प्रेशर पड़ेगा, तो वहां पे कोई भी क्लॉट वगैरह फॉर्मेशन हो सकता है, वेनस सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है थोड़ी सी वापसी वाली, एंड वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन बन के वो थ्रोम्बस बन के एम्बोलाई बन के पल्मोनरी वेस्कुलेचर के अंदर अड़ सकता है, इसलिए वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है, तो इसलिए बी इसका आंसर है। क्वेश्चन 63, after abdominal surgery a client suddenly reports numbness in the right leg and a funny feeling in the toes. What should the nurse do first? Elevate the legs and tell the client to drink more fluid, instruct the client to remain in bed and notify the healthcare provider, rub the client's legs to stimulate circulation and cover the client with a blanket, tell the client about the danger signs of prolonged bed rest and encourage ambulation. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी अभी उसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है एंड क्लाइंट पैर के अंदर नंबनेस कह रहा है, और उसको एक फनी फीलिंग सी आ रही है, जो जैसे झंझनाहट सी नहीं रहती वैसे कह रहा है वो, है ना, टोज के अंदर। तो नर्स को पहले क्या करना चाहिए, एलिवेट करनी चाहिए लेग्स, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू बेड में रहे वो, या रब करो टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन और ब्लैंकेट से कवर कर दो, या फिर उसे प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट के डेंजर समझाओ। देखते हैं इसका आंसर क्या है, बी है, देखते हैं, बी होना चाहिए, यस बी है, ठीक है। अब इसका बी क्यों है, क्योंकि देखा जाए तो देखो एलिवेट द लेग्स करोगे तो उससे और सप्लाई कम होगी, है ना। रब द क्लाइंट्स टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी बेड रेस्ट पर है, तो एकदम से ऐसे रबिंग वबिंग नहीं करनी होती हमें। अब किस वजह से है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, क्योंकि वो एकदम ऐसे रब अप करोगे तो सर्कुलेशन से वो और दिक्कत करेगा वो, ठीक है। हमें वेनस रबिंग करने से वेनस सप्लाई बढ़ती है, वेनस सप्लाई और वापस जाती है, आर्टरी थोड़ी बढ़ेगी ऐसे। टेल द क्लाइंट टू अबाउट, उसको डेंजर समझा क्या करोगे, उसको कहो बेड में रहे और एकदम उसको डॉक्टर को जाके बताओ, क्योंकि एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ज्यादा हिल डुल भी नहीं सकता वो, इसी वजह से। हाँ 64, while convulsing from the abdominal surgery, a client develops thrombophlebitis. Which clinical indicator of this complication should the nurse expect to identify when assessing the client? नर्स क्लाइंट एक पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया, कौन से ऐसे क्लिनिकल इंडिकेटर्स हैं जो एक कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं, नर्स ऐसे कौन कौन से साइंस को आइडेंटिफाई करेगी, सारे सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पेन इन द काफ, ठीक है, हो सकता है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, नहीं ये नहीं होगा। रेडनेस इन द अफेक्टेड एरिया, हाँ होगी।
पिटिंग एडिमा नहीं, एक्टिमोटिक एरियाज नहीं, लोकलाइज्ड वार्मथ इन द लोअर, ये बिल्कुल होगा। इसका आंसर होगा ए, सी एंड एफ, यानी कि 136। यस 136, ए सी एन एफ यही है। अब देखो ए पेन, देखो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, कहीं पे भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा तो रेडनेस होगी, है ना, रेडनेस प्रेजेंट होगी, पेन होगा और लोकलाइज वार्म तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये बाकी क्यों नहीं है ये देखते हैं हम। इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन एक हमारा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का सिम्टम है, तो ये नहीं होगा। पिटिंग एडिमा, एडिमा ठीक है थोड़ा बहुत होगा, बट पिटिंग एडिमा नहीं होगा। पिटिंग एडिमा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर होता है। एक्मोटिक एरियाज अराउंड द लेग, एक्मोटिक तो एक्मोसिस तो ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग अंडर स्किन, एक्मोसिस नील पड़ जाना, तो वो तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए ये तीनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर हाइपरटेंशन, रिपोर्ट्स हैविंग अ परसिस्टेंट हैकिंग कफ, उसको बीपी है और एकदम उसको खांसी हो रही है बहुत ज्यादा। What kind of antihypertensive should the nurse identify as a possible cause of this response when reviewing the client's medication? अब वो कौन कौन सी दवाइयां ले रहा है जिससे खांसी हो सकती है, एकदम लेमन में ये पूछ रहा है क्वेश्चन। एएस इनहिबिटर्स, थायराइड डायरेटिक्स, सीसीबीज, एआरबीज। देखो हमारी थायराइड डायरेटिक्स नहीं कराती खांसी, एएस इनहिबिटर्स इसका आंसर है, ये रट लेना। एएस इनहिबिटर्स ड्राई हैकिंग कफ कराती है। यस, ए इज द आंसर। Next question is, for which common complication of the myocardial infarction should the nurse monitor the client in the coronary care unit? ऐसी कौन सी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसको आफ्टर द पोस्ट एमआई हम नर्स को मॉनिटर करना चाहिए कोरोनरी केयर यूनिट के अंदर? मैंने शुरुआत के क्वेश्चन में बताया भी था। डिसरिथमिया, हाइपोकैलेमिया, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक एनलार्जमेंट। इसका आंसर है ए, डिसरिथमिया। यस, यार ये फोकस नहीं ले रहा आज। यस, इट्स ए, डिसरिथमिया। अब डिसरिथमिया क्यों होगा? क्योंकि देखो कार्डियक एनलार्जमेंट तो दूसरी चीज होगी ना, है ना, इन्फेक्शन वगैरह से। कार्डियक एनलार्जमेंट तो वैसे कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कार्डियक एनलार्जमेंट, ठीक है, एंड वो तो हाइपरट्रोफाइड दूसरी तरीके से होता है। वो तो कार्डियोजेनिक शॉक नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता। हाइपोकैलेमिया का से कोई एमआई से लेना देना उतना नहीं है ना, और वो कि हाइपोकैलेमिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, बट एमआई के बाद हाइपोकैलेमिया नहीं। डिसरिथमिया इज द मोस्ट कॉमन, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इन एडिशन टू द एट्रियल फिब्रिलेशन, what ventricular rhythm exhibited by the patient does the nurse determine may be converted to a sinus rhythm by cardioversion? एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ ऐसी कौन सी वेंट्रिकुलर रिदम है जो कि कार्डियोवर्जन से नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट करी जा सकती है? स्टैंड स्टिल मतलब कि एसिस्टोल नहीं, एसिस्टोल को हम डिफिप करते हैं अगर आ जाए तो। फिब्रिलेशन मतलब ठीक है, फिब्रिलेशन यानी कि वेंट्रिकुलर रिदम होता है, यानी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नहीं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर में हम डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं। टेकिकार्डिया विद अ पल्स यानी कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विद अ पल्स। अच्छा चलो अगला देखते हैं पहले। फ्रीक्वेंट प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्सेस, पीवीसी के अंदर भी हम ये नहीं करते, पीवीसी के अंदर भी हम क्या कहते हैं डिफिप का यूज करते हैं अगर ज्यादा आ रहा हो तो, ठीक है, क्योंकि वो भी वीएफ में कन्वर्ट हो जाता है अगर मल्टीफोकल पीवीसी हो तो। अब ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी दो तरीके के होते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विद पल्स या विदाउट पल्स। अगर वो विदाउट पल्स है तो डिफिब्रिलेटर हम यूज करते हैं, अगर वो विद पल्स है तो हम कार्डियोवर्जन करते हैं उसके, यानी कि सिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं हम उसको। तो इसका आंसर सी होगा। यस, सी इसका ऑप्शन है। यस, अ क्लाइंट, स्टार वाला क्वेश्चन है ये, नॉट सेट 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। A client with a bundle branch block is on cardiac monitor. What ECG change should the nurse identify on the client's cardiac monitor? बंडल ब्रांच ब्लॉक है एक पेशेंट को, है ना, एंड वो कार्डियक मॉनिटर उसके साथ अटैच्ड है, तो कौन सा ऐसा ECG चेंज होगा जिससे पता चलेगा कि जिससे पता चलेगा कि बंडल ब्रांच ब्लॉक है? सैगिंग ऑफ द ST सेगमेंट्स, अच्छा। एब्सेंस ऑफ P वेव कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा। इन्वर्टेड T वेव्स फॉलोइंग ईच QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ द QRS complexes, shortening of the QRS complexes with a minimum of 0.12 second. Sorry, widening of the QRS complexes. Sorry. Widening of the QRS complexes with a minimum of 0.12 second. देखो सबसे पहली बात, जो हमारा सैगिंग ऑफ ST सेगमेंट है या फिर इन्वर्टेड T वेव्स है, ये दोनों ही हमारे डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर आते हैं,
ठीक है, एंजाइना वेंजाइना के केसेस के अंदर, तो ये तो नहीं होंगे, ए और सी तो नहीं है। एब्सेंस ऑफ पी वेव कॉन्फ़िगरेशन, अगर एब्सेंस ऑफ पी वेव है तो या तो वो वीटी होगा, या फिर वो एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, या फिर वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा। ठीक है, एट्रियल फ्लटर भी हो सकता है वो, है ना। ठीक है, तो इसमें सॉ टूथ वेव्स आ जाती है हमारी, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा डी, वाइडनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस टू अ मिनिमम ऑफ 0.12 सेकंड। अब देखो इसके अंदर का पीछे का कंसेप्ट समझो, डी आंसर ऑप्शन होगा इसका, यस डी इट इज। अब इसके पीछे का कंसेप्ट समझो, देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल ड्यूरेशन हमारी होती है 0.04 से 0.04 से लेकर 0.10 सेकंड तक। ठीक है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो अगर एक वेंट्रिकल्स को एक बारी डिपोलराइज करना है, एक बारी कॉन्ट्रैक्ट करना है 0.04 से 0.10 सेकंड्स के बीच में, लेकिन अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है ना, ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब टाइम बढ़ रहा है, 0.10 से ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे कितनी ड्यूरेशन है 0.12 सेकंड। ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है। अब वो ज्यादा टाइम ले रहा है तो क्यों ले रहा है, उसके पास पल्स नहीं पहुंच रही ना, सिग्नल नहीं पहुंच रहा ना। अब सिग्नल कहाँ से पहुंचेगा उसके पास, याद करो हमारी जो कार्डियक जो इंपल्स जनरेशन होती है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड देन पुरकिंजी फाइबर। ठीक है, अब बंडल ब्रांच ब्लॉक किसको कहते हैं हम, ठीक है, देखो जो पुरकिंजा फाइबर होते हैं हमारी लेफ्ट बंडल में जाते हैं, एक लेफ्ट बंडल बनाते हैं और एक राइट बंडल बनाते हैं। ठीक है, अब बंडल ऑफ हिस के बाद तो हमारी आ जाती है, वही हो गया पुरकिंजा फाइबर जो होते हैं हमारी, वहीं पे होती है बंडल ब्रांचेस हमारी छोटी छोटी होती है, जो हर वेंट्रिकल्स के हर एक एक हिस्से को, एक एक सेल को पहुंचाती है हमारी इंपल्स। अगर वहीं पे दिक्कत होगी, वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा हमारा, है ना, तो ही हमारी वेंट्रिकल ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी होता है हमारा, एक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी होता है, क्योंकि हमारी इंपल्स जो है वो ही नहीं ट्रैवल कर पा रही है। इसी वजह से हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से जल्दी, एक एक्यूरेट टाइम पे, एंड इसी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का हमारा टाइम इंटरवल जो है वो बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर बंडल ब्रांच ब्लॉक का आंसर है डी, वाइडनिंग ऑफ द। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड क्यों होंगे, क्योंकि अगर उनका ड्यूरेशन बढ़ेगा तो वाइड अपने आप होंगे। जिस चीज को ऐसे जाके ऐसे होना है वो अपने आप वाइड हो जाएगी अगर उसका टाइम बढ़ेगा तो। ठीक है, यस अगला क्वेश्चन है हमारा, a client is receiving continuous ECG monitoring while intravenous medication is being administered for PVC. What dysrhythmia does the nurse conclude that the client is experiencing following the ECG rhythm on the monitor? ठीक है, ECG उसको मॉनिटर कर रहे थे, ECG से क्लाइंट कनेक्टेड था, ठीक है, मशीन से, तो उसको पीवीसी के लिए उसके लिए दवाई चल रही है। तो ऐसी अब कौन सी रिदम आ रही है पेशेंट की ईसीजी मॉनिटर पे, जो हमें बतानी है, क्या डायग्नोस करना है आसान भाषा में, ईसीजी में कौन सी रिदम है। एट्रियल फ्लटर नहीं है, सॉटूथ पीवे होती है उसके अंदर। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में वीटी होगा, डी, यस वीटी है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, क्योंकि वाइड एब्सेंस ऑफ पी वेव तो दिख ही रहा है, पी वेव नहीं है। अब पी वेव फ्लटर में भी नहीं होती, इन चारों में पी वेव नहीं होती, है ना, पर फ्लटर के अंदर सॉटूथ पी वेव आ जाती है, वो यहाँ पे है नहीं। फिब्रिलेशन के अंदर फिब्रिलेटरी वेव आ जाती है, वो यहाँ पर नहीं है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर पी वेव एब्सेंट के साथ साथ शॉर्ट एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। शॉर्ट एंड तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो रहा है ना, खुल रहा है और चौड़ा हो रहा है, इस वजह से वीटी है, डी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद एमआई is in the coronary care unit on a cardiac monitor and the nurse observes ventricular irritability on the screen. What medication should the nurse prepare to administer? देखो इस क्वेश्चन को, चलो अभी इसको एक क्वेश्चन को ना उससे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। पेशेंट को एमआई हुआ है, वो कोरोनरी केयर यूनिट के अंदर है, वो ऑब्जर्व करती है वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी के कुछ साइंस आ रहे हैं स्क्रीन के अंदर, है ना, कोई हार्ट रेट बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, ईसीजी वेवफॉर्म में दिक्कत आ रही है, तो कौन सी मेडिकेशन देनी चाहिए। देखो डाइजॉक्सिन हमारा पहला ऑप्शन है, डाइजॉक्सिन हमारे हार्ट फेलियर की ड्रग है, तो इस केस में नहीं देंगे क्योंकि वो इमरजेंसी केस के में नहीं देते हम। फिरोसोमाइड हमारी डायरेटिक है, इसमें कोई काम नहीं है, हार्ट फेलियर का केस नहीं है ये भी। नॉरएपिनेफ्रिन हमारी वैसो वो है, क्या कहते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर है ना, लो बीपी में हम देते हैं, तो ये यहाँ पे लो बीपी जैसे हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसमें एम्यूडेरॉन होगा, क्योंकि एम्यूडेरॉन सी देखते हैं इसको, यस सी है, क्योंकि एम्यूडेरॉन कार्डियक मेम्ब्रेन को थोड़ा स्टेबलाइज कर देता है ना, इस वजह से सी इसका आंसर है। A client has edema in the lower extremity during the day which disappears at the night, मतलब दिन में उसको एडिमा आ जाता है और रात को चला जाता है। with which medical problem does the nurse conclude the clinical finding is consistent?
पल्मोनरी एडिमा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज यानी कि सीओपीडी भी कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन को पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के अंदर पैरों में क्यों सूजन भरेगी, नहीं है ये ऑप्शन। इसका है वो सी, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, यस। और सी क्यों है पल्मोनरी एडिमा के अंदर, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर तो एंजाइना वगैरह होगा। ठीक है, सीओपीडी का कोई लेना देना नहीं है पैरों की सूजन से। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर का बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि सारे सिस्टमिक सिम्टम्स आते हैं, प्रॉपर हमारा वेनस सिस्टम पे इफेक्ट होता है राइट वेंट्रिकुलर का, तो इस वजह से पूरा एडिमा, एसाइटिस वगैरह सब हो जाता है इसी वजह से। एंड रात को दिन में इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, किडनी की हार्ट फंक्शनिंग ढंग से नहीं करती तो किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो इस वजह से यूरिनेशन कम होती है, इस वजह से फ्लूइड नीचे बढ़ता जाता है पैरों के अंदर, क्योंकि पैर बंदा लटका के भी रखता है, चलता भी रहता है, सब होता है। वो रात के टाइम क्यों ठीक हो जाता है, ये उसका कारण है, क्योंकि रात के टाइम बॉडी जब कोई और एक्सरसाइज नहीं कर रही है, बॉडी का जो वो है ऑक्सीजन और कहीं नहीं लग रहा है, तो ब्लड सप्लाई किडनी को बढ़िया मिलती है रात को, इसीलिए रात के टाइम वो यूरिनेशन भी ज्यादा होती है, क्योंकि किडनी को ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, इसलिए यूरिनेशन भी ज्यादा होती है, और इसीलिए बंदा रात को उठ के जाता है वॉशरूम, तो फिर इसी वजह से वो सूजन भी कम हो जाती है, ये कारण होता है इसका। सी, यस सी, ठीक है। The family of a client with right ventricular heart failure expresses concern about clients increasing abdominal girth। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर है, फैमिली कह रही है उसका भाई पेट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, एब्डोमिनल गर्थ बढ़ रही है, विच फिजियोलॉजिक चेंज शुड द नर्स कंसीडर व्हेन एक्सप्लेनिंग द क्लाइंट्स कंडीशन। लॉस ऑफ सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ब्लड, किस मतलब पेशेंट के अटेंडेंट पूछ रहे हैं कि किस वजह से ऐसा एब्डोमिनल गर्थ क्यों बढ़ रही है। सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम हो रहे हैं ब्लड से, रैपिड ऑस्मोसिस हो रहा है, इंक्रीज प्रेशर विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स इनटू द प्लाज्मा। देखो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, सी होना चाहिए, सी है इसका भी। अब सी क्यों है, देखो ब्लड से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स लॉस नहीं होते, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर। ऑस्मोसिस फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस टू सेल नहीं होता, सेल से टिश्यू स्पेस में जाता है, ठीक है, वो भी डिफ्यूज होते हैं। इंक्रीज प्रेशर विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ढंग से पंप नहीं कर पाता, इस वजह से ऊपर प्रेशर बढ़ता है, एट्रियम के अंदर, एट्रियम से फिर पूरा वेनस सिस्टम में प्रेशर बढ़ता है, इस वजह से एसाइटिस की कंडीशन आती है यहाँ पे। रैपिड डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट नहीं, फोर्थ ऑप्शन कुछ नहीं है, सी है इसका आंसर। 2 hours after cardiac catheterization that was accessed via right femoral route, and adult client complaints of numbness and pain in the right foot। कार्डियक कैथेटराइजेशन हुई है एक पेशेंट की फेमोरल वेन के थ्रू, तो अब पेशेंट कह रहा है 2 घंटे बाद कि नंबनेस उसको लग रही है राइट ही फुट के, राइट ही पैर के अंदर, और पेन हो रहा है उसको। नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, पेडल पल्स चेक करे, बीपी चेक करे, उसका रिकॉग्नाइजर रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड या डॉक्टर को बुलाए। पेडल पल्स देखते हैं इसकी, है ना, बी, यस बिल्कुल। पेडल पल्स से हमें पता चलेगा अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट तो अंदर हेमरेज हो रहा है। तो इसके अब देखते हैं क्या इसका ऑप्शन है हमारा। सबसे पहला है टेकिकार्डिया, दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है इंक्रीज सीवीपी, चौथा है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, पांचवा है जेवीडी जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। ठीक है, तो देखो जेवीडी हाइपोटेंशन में कहीं दिख रहा है, नहीं, हाइपोटेंशन तो होता नहीं, तो बी तो है ही नहीं हमारा। यूरिन आउटपुट हाइपोटेंशन है तो मतलब ब्लड सप्लाई थोड़ी कम जा रही है, तो यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज नहीं होगा, ये भी गलत है, बी और डी गलत है। बाकी देखते हैं, जुगुलर वेनस बिल्कुल होगा, टेकिकार्डिया देखते हैं, चलो अभी इंक्रीज सीवीपी होगा, बिल्कुल होगा, जब जेवीडी है तो इंक्रीज सीवीपी हो जाता है इसके अंदर। एंड टेकिकार्डिया भी इसके अंदर होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई, क्योंकि ड्यू टू द पेरिकार्डियल इफ्यूजन हार्ट उतना ब्लड सप्लाई नहीं दे पाता, तो इस वजह से वो सोचता है भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, तो वो टेकिकार्डिक पोजीशन में चला है, तो 1, 3 एंड 5 है इसका। ठीक है, 1, 3 एंड 5। नेक्स्ट इज what criteria should the nurse use to determine normal sinus rhythm for a client on cardiac monitor। ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम नर्स असेस करेगी कि जो उसकी रिदम है वो नॉर्मल है। आर इंटरवल्स आर कंसिस्टेंट, 1 p wave precedes each QRS complex, ये भी ठीक है, आर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द ST सेगमेंट इज हायर देन द PR इंटरवल, नहीं, ST सेगमेंट तो एलिवेट होना नहीं चाहिए। 4 to 8 complexes occur in a 6-second strip, नहीं, ये भी गलत है, 6 से ज्यादा होने चाहिए। The QRS complex ranges from 0.1 to 0.2 सेकंड, नहीं, ये भी गलत है, ये PR इंटरवल का टाइम है, QRS तो 0.04 से 0.10 सेकंड्स का होता है, तो 1 and 2 होगा इसका, यस 1 and 2।
Next is PCWP, pulmonary capillary wedge pressure is used to measure the pressure of which part and what is its normal value. Normal value पूछ रहा है PCWP की एंड वो किस चीज का प्रेशर मेजर करता है. राइट वेंट्रिकल एंड 5 से 10 mmHg, राइट एट्रियम 5 से 10 mmHg, लेफ्ट वेंट्रिकल 4 से 12 mmHg और पल्मोनरी ट्रंक 4 से 12 mmHg. देखो इसका आंसर है सी, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड 4 से 12 mmHg. यस सी. ठीक है. अब PCWP एक प्रॉपर एक अलग सा थोड़ा है, वो मैं वैसे बताऊंगा. ऐसे सिंपल सा कुछ भी नहीं है. PCW में स्वान गेन्स कैथेटर हम यूज करते हैं हम, है ना. स्वान गेन्स कैथेटर को हम पल्मोनरी ट्रंक के अंदर हम डालते हैं, इंसर्ट करते हैं. देन वहां से जब उसको बलून होता है प्रॉपर, एक बलून कैथेटर होता है, तो उसको जब हम इन्फ्लेट करते हैं तो लेफ्ट लंग्स के अंदर कंजेशन आता है. हमारा लंग्स के अंदर थोड़ा कंजेशन आता है, तो जब हम प्रेशर मेजर करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो वो 4 से 12 के mmHg के बीच में अगर आता है तो वो नॉर्मल है. बट अगर 12 से ज्यादा होता है तो वो फिर वो इंडिकेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंजेशन फेलियर को. ठीक है. तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर के लिए काम आता है. ठीक है. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने कार्डियक के कुछ क्वेश्चंस करे हैं हमने, है ना. सारे तो देखो ऐसे तो अनलिमिटेड क्वेश्चन है, बट हमने कुछ इंपॉर्टेंट बढ़िया करे. इसके बाद हम शुरू करेंगे न्यूरो के. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 77 से हम करते हैं न्यूरो को शुरू. चलो तो चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हम न्यूरो के यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद इंक्रीज्ड ICP एज अ रिजल्ट ऑफ हेड इंजरी. द नर्स वुड नोट व्हाट चेंज इन द वाइटल्स इफ द ICP इज इंक्रीज्ड या फिर रेज्ड. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसका हेड इंजरी हुई है, उसकी वजह से उसका ICP इंक्रीज्ड है, तो ऐसे कौन कौन से वाइटल्स में चेंज आएंगे जो नर्स नोट करेगी. ठीक है. पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड डिक्रीज BP. सारे वाइटल्स के ये पैरामीटर्स ये. सेकंड इज इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज BP. थर्ड इज डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज पल्स, इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन एंड डिक्रीजिंग ऑफ BP. फोर्थ इज डिक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीजिंग पल्स, डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज BP. देखो ऐसे क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन बहुत होती है, तो एक ऐसा पैरामीटर उठा लो जो आपको पक्का पता है कि इस केस के अंदर या इस डिजीज के अंदर ये तो पक्का ऐसा होगा ही होगा. मान लो इस क्वेश्चन में मैं उठाता हूँ इंक्रीज ICP है, तो मैं उठाता हूँ हार्ट रेट. ठीक है. तो हमें सबको पता है कि ICP के अंदर जब भी ICP बढ़ेगा तो क्या कहते हैं, हमारा हार्ट रेट हमेशा कम होगा, यानी कि ब्रेडिकार्डिया होगा. तो ब्रेडिकार्डिया वाले हमारे कौन से ऑप्शन, देखो पहला और चौथा में इंक्रीज हार्ट रेट है तो वो हटा दो, बचे सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन. सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस दोनों में डिक्रीज पल्स है. अब डिक्रीज पल्स है तो इसके साथ साथ हमारा अब देखते हैं हम टेम्परेचर कैसा होगा. ठीक है. क्योंकि हेड इंजरी हुई है ना, ये कोई भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है या रोड कुछ भी हो सकता है, जिस भी वजह से फॉल्स की वजह से हेड इंजरी हुई है, तो ब्रेन की फिजियोलॉजी में दिक्कत आती है, और फिजियोलॉजी में दिक्कत आए तो उस वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. एंड उससे भी ज़्यादा एक जो देखने वाली चीज़ होती है वो होती है हमारी रेस्पिरेशन. ठीक है. रेस्पिरेशन भी हमारी एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होती है. अब यहाँ पे डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन लिख रखा है. ये जो रेस्पिरेशन की बात हो रही है रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है. यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट की बात हो रही है, और जो हमारे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो इरेगुलर हो जाती है, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन. तो जनरल एटाटैक्सिक जो ब्रीदिंग कर देती है हमारी, है ना. एंड BP हमारा इंक्रीज होता है. कौन सा इंक्रीज होता है, सिस्टोलिक BP हमारा इंक्रीज होता है, एंड डायस्टोलिक हमारा कम होता है. इसी वजह से वाइडेंड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है इसके अंदर. इसका ऑप्शन होगा आंसर बी. यस बी. ठीक है. अब चारों आई थिंक मैंने बता दिया. इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्यों होगा मैंने बता दिया. डिक्रीज हार्ट रेट इज डिक्रीज हार्ट रेट जो हमारा होता है वो लेट साइन है इंक्रीज ICP का. आफ्टर द मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ समय बाद जो हार्ट रेट होती है हमारी कम हो जाती है, लेट हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है वो हमारा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, और अगर वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है तो क्या कहते हैं हार्ट रेट हमारी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, डिक्रीज होएगी वो, इसीलिए. ठीक है. एंड इट इज़ और अगर न्यूरोजेनिक शॉक हो गया तो उसमें ब्रेडिकार्डिया होता है. न्यूरोजेनिक शॉक हमेशा याद रखना है, इट इज़ द ओनली शॉक इन विच हार्ट रेट इज पेशेंट इज इन द ब्रेडिकार्डिया, नॉट इन द टैकीकार्डिया. डिक्रीज रेस्पिरेशन में बता दी, बायोट्स रेस्पिरेशन होती है हमारी, एंड काइनस्ट्रोक रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं एटाटैक्सिक ब्रीदिंग. ठीक है. इंक्रीज BP क्योंकि हमारे सिस्टोलिक BP इंक्रीज होता है, एंड डायस्टोलिक BP हमारा कम होता है, पल्स प्रेशर हमारा वाइडेंड हो जाता है इसके अंदर.
Hence B is the answer. Next question is the nurse is caring for a patient who is having a course of seizure in the bed. नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है, उसको सीजर आ रहा है बेड के अंदर, बेड पे ही है पेशेंट. व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक? इसमें 5 ऑप्शन है तो हमें सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला है. लूजन द रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, उसकी जो कपड़े हैं जो टाइट हो रहे हैं वो लूज कर दो. रिस्ट्रेन द क्लाइंट, उसके हाथों को बांध दो. रिमूव द पिलो एंड रेज द पैडेड साइड्रल, साइड्रल को ऊपर करो. पोजीशन द पेशेंट टू द साइड इफ पॉसिबल विद हेड फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड. अच्छा ठीक है. कीप द कर्टन अराउंड द क्लाइंट एंड द रूम डोर ओपन. ठीक है. देखो सबसे पहले जो हमारे सीजर के अंदर कोई भी प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है पेशेंट की सेफ्टी. अब इनमें से सबसे पहले वही चूज कर लो जो भी पेशेंट की सेफ्टी की चीज को मैच कर रहे हैं. देखो लूजन रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग. रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग हम सबसे पहले लूजन करनी है, क्योंकि अगर गले वाले में कुछ अड़ रहा है उसके या कहीं हाथ वाथ में है तो वो या तो ब्लड सप्लाई रोक देगा गले पे, वो तो क्या कहते हैं उसको, ब्रीदिंग में उसको दिक्कत आएगी. ठीक है. सेकंड है रिस्ट्रेनिंग द क्लाइंट स्लिप. ये तो नहीं सकता, रिस्ट्रेनिंग हमें नहीं करना होता, फ्रैक्चर वगैरह या इंजरी होने के चांसेस रहते हैं अगर रिस्ट्रेन हमने करा तो. रिमूव द पिलो एंड रेज द पैडेड साइड्रल्स. बिल्कुल ठीक बात है. अगर पेशेंट बेड साइड है और अगर साइड्रल वाला बेड है तो हमें साइड्रल्स हमेशा ऊपर करनी है उसकी. पिलो पिलो हटाने का एक और कारण होता है कि अगर कोई गर्दन वर्दन टेढ़ी वेढ़ी मुड़ गई तो इंजरी होने के चांस रहते हैं. तो ए भी ठीक है अभी तक, सी भी ठीक है अभी तक, डी बी तो बिल्कुल नहीं होगा. डी और ई में से देखते हैं. पोजिशनिंग द क्लाइंट टू द साइड इफ पॉसिबल विद हेड फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड. हेड फ्लेक्स जैसे ऐसे की तरफ फॉरवर्ड करने के, आगे की तरफ करके, है ना. साइड पोजिशन द क्लाइंट टू द साइड का मतलब है लेटरल पोजीशन देना. लेफ्ट लेटरल हम पॉसिबली हम देते हैं जिसको हम रिकवरी पोजीशन भी कहते हैं. और हेड हम इसलिए फ्लेक्स करते हैं ताकि जो सलाइवा का ड्रूलिंग हो वो आसानी से हो जाए, वो एस्पिरेट ना कर जाए पेशेंट. तो ए एंड ई भी देखते हैं कि कीपिंग द कर्टन अराउंड द क्लाइंट एंड रूम डोर ओपन, ये ऐसा हम नहीं करते. ठीक है. तो इसका ऑप्शन होंगे ए, सी एंड डी. यस 1, 3 and 4. Next question is the client is submitted to the hospital the diagnosis of GBS Guillain-Barré syndrome. Which past medical history findings make the client as risk for this disease? ठीक है. अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो आपको ये पता चल रहा होगा कि आजकल वैसे भी हर जगह महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा GBS के केसेस बहुत आ रहे हैं. पिछले 1 महीने में बहुत सारे केस आए इकट्ठा, है ना. तो एक आउटब्रेक सा वहाँ पे सिचुएशन सी है थोड़ी बहुत ही. तो GBS का और उसके हमें बताने कौन से फाइंडिंग्स ऐसे हैं जिससे क्लाइंट एक रिस्क पे है GBS के लिए. मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस इन द पास्ट लास्ट 5 years. 5 साल में कोई मेनिंजाइटिस हुआ है तो उससे तो GBS बिल्कुल खतरा नहीं है उसके लिए. सीजर्स और ट्रॉमा टू द ब्रेन विद इन द लास्ट ईयर. सीजर्स अगर आए हैं पेशेंट को तो उसके लिए GBS ट्रॉमा पे है, GBS के लिए रिस्क है. बैक इंजरी और ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरिंग लास्ट 2 years. रेस्पिरेटरी और GIT इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ. देखो इसका ऑप्शन है डी होगा इसका. यस आंसर इज डी, है ना. अब डी क्यों है? देखो क्योंकि जो भी है GBS, देखो हमारा पॉलीन्यूरोपैथिक असेंडिंग पॉलीन्यूरोपैथिक पैरालिसिस होता है GBS के अंदर. ठीक है. ये एक, और इसकी जो हिस्ट्री होती है हमारी वो होती है हमारी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की भी होती है, बट ज़्यादातर केसेस में एक बैक्टीरिया होता है हमारा कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी. ठीक है. ये बैक्टीरिया हमारा GIT इन्फेक्शन कराता है. देन इसके बाद चांसेस होते हैं कि किसी को GBS हो सकता है. ठीक है. वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है बट ज़्यादातर ये बैक्टीरिया देखा गया है, तो इसीलिए डी इज़ द आंसर. रेस्पिरेटरी भी हो सकता है इन्फेक्शन और GIT भी हो सकता है, दोनों ही. The nurse is giving instruction to the client with a trigeminal neuralgia about the strategies to minimize episodes of pain. नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है. ठीक है. अबाउट द स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज एपिसोड्स ऑफ पेन, उसको बता रही है कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हो जिससे पेन कम हो सके. ठीक है. द नर्स डिटरमाइंस द क्लाइंट नीड्स फर्दर टीचिंग इफ द क्लाइंट मेक्स विद स्टेटमेंट. ऐसी क्लाइंट फिर उसको दोहराता है कि हाँ ये चीज़ें मैं करूँगा तो मेरे को दर्द नहीं होगा. इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें नर्स ने पॉइंट आउट करी है जिससे उसे लग रहा है कि पेशेंट को दोबारा टीचिंग की ज़रूरत है. आई विल वॉश माई फेस विद कॉटन पैड्स. बिल्कुल ठीक है. कॉटन पैड से धोने चाहिए. डायरेक्ट अगर ठंडा पानी डालोगे, नॉर्मल पानी में डालोगे तो वो सेंसरी नर्व का डिसफंक्शन होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम सेंसेशन होती है, पेन होता है. आई विल हैव टू स्टार्ट चूइंग, इसलिए कॉटन पैड से मुंह धोना चाहिए. आई हैव टू स्टार्ट चूइंग ऑन माई अनअफेक्टेड साइड. ये भी ठीक है. अनअफेक्टेड साइड से च्यू करोगे तो दर्द नहीं होगा. आई शुड रिंस माई माउथ इफ टूथ ब्रशिंग इज पेनफुल. बिल्कुल टूथ ब्रशिंग पेनफुल होती है इसलिए रिंस करना चाहिए माउथ वॉश से. आई विल ट्राई टू ईट माई फूड इधर वेरी वार्म और वेरी कोल्ड. ये गलत है. अगर एकदम ठंडा और एकदम गर्म खाना खाओगे आप पक्का सेंसेशन होंगी एंड पेन होगा. फिर डी इज द आंसर. यस.
आफ्टर अ ब्रेन अटैक यानी कि ब्रेन स्ट्रोक, वेदर इट इज इस्केमिक और हेमोरेजिक, कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है. The client is unable to differentiate between the heat or cold and sharp or dull sensory stimulation. What lobe of the brain should the nurse conclude it's likely affected? वो देखो ब्रेन स्ट्रोक आया और उसके सिम्टम्स बता रखे हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, हमें बताना है कौन से लोब में दिक्कत है, कौन से लोब में प्रॉब्लम आई है. ठीक है, हीट और कोल्ड परसेप्शन और शार्प और डल सेंसरी स्टिमुलेशन उसे पता नहीं चल रहे. ध्यान से वर्ड पे इसमें क्वेश्चन करना है सेंसरी स्टिमुलेशन. ठीक है, अब सेंसरी स्टिमुलेशन हमारी ब्रेन का कौन सा लोब, 4 ही लोब होते हैं, कौन से लोब में कौन सा लोब हमारा पार्ट प्ले करता है सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए, वो बताना है. ठीक है, फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑसिपिटल है या फिर टेम्पोरल है. देखो इसका क्वेश्चन जिसने न्यूरो की एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है वही बता पाएगा, उसके अलावा नहीं पता होगा. इसका आंसर बी है, पैराइटल, पैराइटल लोब. क्योंकि देखो फ्रंटल लोब में हमारे सबसे, चलो पैराइटल का बताते हैं पहले. देखो पैराइटल लोब में हमारा होता है सोमैटोसेंसरी एरिया और गस्टेटरी एरिया. ठीक है, दोनों एरिया हमारे होते हैं पैराइटल लोब के अंदर. पोस्ट सेंट्रल गायरस भी कहते हैं उसे हम. ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल सल्कस होता है उसके बाद वाले गायरस में प्रेजेंट होता है एरिया, इसलिए हम इसको कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस, सोमैटोसेंसरी एरिया को. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल लोब जो हमारा होता है क्या कहते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअल स्टिमुलस के लिए, सारा के सारा. फ्रंटल जो होता है हमारा, फ्रंटल लोब सारा इंटेलिजेंस रिलेटेड एंड कॉग्निशन रिलेटेड होता है ना. इसे एंड उसके अंदर वो सारा एरिया, ब्रोकाज एरिया भी हमारा फ्रंटल लोब में होता है. एंड जिसको हम प्री क्या कहते हैं, प्री सेंट्रल गायरस कहते हैं सर. ठीक है, एंड ये क्या प्री मोटर एरिया के साथ में होता है, जो प्री मोटर एरिया एंड दूसरा सेंट्रल सल्कस के पास में होता है जो ब्रोकाज एरिया होता है फ्रंटल लोब में हमारा. एंड देन टेम्पोरल लोब में हमारा होता है हियरिंग एंड ऑल्फैक्शन से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो सोमैटोसेंसरी जो है हमारा, सोमैटोसेंसरी एरिया पैराइटल लोब में होता है, हेंस इसका आंसर बी है, पैराइटल लोब. A client experiences a traumatic brain injury which finding identified by the nurse indicates damage to the upper motor neurons. देखो दो तरीके हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स जिसके अंदर हमारे बेड सेल्स होते हैं. ठीक है, और एक हमारे होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स. अपर मोटर न्यूरॉन्स हमारे क्या कहते हैं जो पाथवेज होते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाते हैं. लोअर मोटर न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफ्रीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपर मोटर न्यूरॉन की आसान सी बात ये याद रख लेना, इससे व्हाट हैपन टू दिस, यस, आसान सी बात है याद रख लेना. अगर अपर मोटर न्यूरॉन्स की इंजरी होगी तो हमेशा स्पास्टिक पैरालिसिस होता है. ठीक है, स्पास्टिक मतलब जकड़ने वाला पैरालिसिस होता है. और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन्स की इंजरी होगी तो उसके अंदर हमारा होता है हमारा फ्लैबी पैरालिसिस कह लो, या ढीली हो जाती है मसल्स, है ना, मसल्स ढीली होती है, मसल्स में जान नहीं रहती है. अब इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो बता रहे हैं कि स्पाज्म हो रहा है पेशेंट के अंदर, एब्सेंट रिफ्लेक्स, ऐसा नहीं होता. फ्लैसिड मसल होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स की इंजरी में. ट्रोसियस एंड हाइपोकैल्सीमिया का इसलिए लेना नहीं है. बेबिन्स्की रिस्पॉन्स इसका है डी. यस, बेबिन्स्की रिस्पॉन्स अब क्यों होता है, बेबिन्स्की रिस्पॉन्स हमारा अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी की वजह से होता है. एंड व्हाट इज बेबिन्स्की रिस्पॉन्स, अगर हम मैं इसकी फोटो दिखाता हूँ, रुको, या चलो मैं डाल दूंगा उसके अंदर फोटो. ठीक है, अभी तब तक हम क्या कहते हैं बेबिन्स्की रिस्पॉन्स के अंदर अगर हम देखो, वैसे सुन लो, मैं फोटो पे डाल देता हूँ, इसके अंदर एडिटिंग में डाल दूंगा. 2 साल के बच्चे तक बेबिन्स्की रिस्पॉन्स इज नॉर्मल. 2 साल के बाद जितने भी, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कुछ भी हो, 2 साल के बाद ये बेबिन्स्की रिस्पॉन्स होता है प्लांटर फ्लेक्शन, यानी कि जो पैर के हमारे टोज है प्लांटर फ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. और 2 साल से पहले ये क्या होता है, अगर हम जो पैर की हील है हमारी, हील से लेकर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करें, स्ट्रोक मारेंगे, कहां से कहां तक, हील से लेकर बॉल ऑफ द सॉकेट तक. ठीक है, जो हमारे बड़े पैर का अंगूठा है वहां के नीचे वाले हिस्से तक, अगर उसको बॉल ऑफ द सॉकेट कहते हैं. ठीक है, बॉल ऑफ द ग्रेट टो, सॉरी, बॉल ऑफ द ग्रेट टो, माय मिस्टेक इज बॉल ऑफ द ग्रेट टो. ठीक है, तो वहां तक अगर हम स्ट्रोक मारते हैं तो वहां पे क्या होता है, फैनिंग ऑफ द टोज एंड क्या कहते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो. मतलब कि पैर की जो 4 उंगलियां हो तो उसकी तो फैनिंग होंगी, फैनिंग मतलब ऐसे हो जाएंगे वो. ठीक है, बंद हो जाएंगी उंगलियां. और जो ग्रेट टो है पैर की बड़ा वाला अंगूठा है उसका होता है डॉर्सी फ्लेक्शन, मतलब पीछे की तरफ चला जाता है. ठीक है, तो ये होता है हमारा बेबिन्स्की रिस्पॉन्स या बेबिन्स्की रिफ्लेक्स. ठीक है, टू बी स्पेसिफिक. और 2 साल के बाद
ये जो होता है प्रॉपर प्लांटर फ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि चारों उंगलियां पैर की प्लस अंगूठा वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे होता है जब भी हम स्ट्रोक करते हैं तो इट इज लाइक दिस। एंड इसलिए इसका आंसर, एंड अपर मोटर न्यूरॉन की जब इंजरी होती है तो उसको बेबिंस्की रिफ्लेक्स उसमें पॉजिटिव रहता है। डी इज द आंसर। देखो स्टार वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कट रहा है, एक सेकंड, यस, इट मींस कि ये नॉर्सेट 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। द नर्स असिस्ट्स द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू परफॉर्म अ लंबार पंक्चर। नर्स असिस्ट कर रही है डॉक्टर को लंबार पंक्चर के टाइम पे। when pressure is placed on the jugular vein during the LP, देखो जुगुलर वेन ये रही हमारी, है ना, और नर्स क्वेश्चन कह रहा है कि जब जुगुलर वेन पे हमारा प्रेशर एक्सर्ट करा गया है लंबर पंक्चर के दौरान, द स्पाइनल प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर, CSF का प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। Which sign should the nurse expect that the healthcare provider to document? अगर ऐसा हो रहा है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कौन सा साइन डॉक्यूमेंट करना चाहिए जो कि नॉर्मल है, इट इज नॉट एबनॉर्मल साइन, ठीक है, इट इज नॉट अ साइन ऑफ पैथोलॉजी। देखो सबसे पहले हमारा है होमन साइन, रोमबर्ग साइन, चोवस्टिक साइन, क्विक एंड स्टैंडर्ड साइन, ठीक है। अब देखो आधे लोग छोड़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि जिनको साइंस का नहीं पता होता तो वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे पहले अगर आपको सारे साइंस के बारे में पता है तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से ठीक कर दोगे फ्रॉम द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन सी, चोवस्टिक साइन, हाइपोकैल्सीमिया का साइन है, कोई दिक्कत, कोई जरूरत नहीं है इस पर ध्यान देने की। होमन साइन ओबीजी में सबने अच्छे से पढ़ा होगा, न्यूरो में भी पढ़ते हैं हम। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के टाइम पे अगर काफ में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम काफ को उठाएंगे, काफ एरिया को, तो वहां पे पेन होगा बहुत ज्यादा वाला, ठीक है, ये होता है हमारा होमन साइन, ठीक है, PNC असेसमेंट के दौरान हम चेक करते हैं। रोमबर्ग साइन या रोमबर्ग टेस्ट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मिड ब्रेन के असेसमेंट के लिए यूज करा जाता है। इसके अंदर हमें क्या करते हैं, पेशेंट को आंख बंद करा के एक जगह पे खड़े कराते हैं, ठीक है, आंख बंद होती है उसकी और 60 सेकंड तक ये टेस्ट चलता है, साथ में एक नर्स खड़ी होती है, ठीक है। इसके अंदर हमें पेशेंट को बोलना होता है आपको 60 सेकंड तक हाथ अपने ऐसे साइड में एंड पैर एकदम जोड़ के खड़े होना है, नाकें बंद करके खड़े होना है। अगर 60 सेकंड तक पेशेंट अपना बैलेंस बना के रख पाता है, ठीक है, विच मीन्स कि रोमबर्ग साइन या रोमबर्ग टेस्ट इज नेगेटिव और उसका मिड ब्रेन एकदम ठीक है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए चेक करा जाता है ये। और अगर वो 60 सेकंड से पहले वो आंखें खोल देता है या गिरने वाला होता है या गिर जाता है ना, गिरना नहीं चाहिए, हमें संभालना चाहिए, बट अगर स्टिल इन केस गिर जाता है तो इट इंडिकेट्स दैट द रोमबर्ग टेस्ट इज पॉजिटिव एंड पेशेंट हैज सम न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो चोवस्टिक हट गया, रोमबर्ग हट गया, होमन्स भी हट गया। अब बचा क्विक एंड स्टैंडर्ड साइन, यही है इसका आंसर एंड इट इज ए नॉर्मल साइन, डी होगा इसका, यस डी। देखो अब क्विक एंड स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, क्विक एंड स्टैंडर्ड एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पे है, यहाँ पे जुगुलर वेन पे प्रेशर लगाया जाता है। अगर जुगुलर वेन पे प्रेशर गया है, विच मीन्स जुगुलर वेन इज द वेन दैट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ब्रेन। अगर यहाँ प्रेशर लगेगा तो ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर प्रेशर बढ़ा है तो CSF पे प्रेशर बढ़ेगा, CSF का अगर प्रेशर बढ़ा है तो नीचे भी CSF का प्रेशर, जब हम LP कर रहे हैं तो वहां पे प्रेशर बढ़कर आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है, इसलिए एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज लिखा हुआ आया है। अगर ये बढ़ता है इट मींस इट इज नॉर्मल कंडीशन, अगर ये नहीं बढ़ता है तो इट इंडिकेट्स कि सब एरेक्नोइड स्पेस में हमारा कोई ट्यूमर है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू एनी ऑफ द वायरल इन्फेक्शन और व्हाटसोएवर इज द रीजन, बट वहां पे ब्लॉकेज है, हमें ये पता चलता है इससे, ठीक है। तो डी इसका आंसर है। अगले पे चलते हैं। A client has a craniotomy for meningioma. For what response should the nurse assess the client in the PACU, post anesthesia care unit? meningioma के लिए उसकी क्रेनियोटमी हुई है, कौन सा रिस्पॉन्स है ऐसे जिसके लिए नर्स को असेस करना चाहिए उसको रिकवरी एरिया के अंदर? डिहाइड्रेशन, ब्लड विजन, वुंड इन्फेक्शन, नैरोइंग पल्स प्रेशर। देखो इसके अंदर हमें अगर हेड इंजरी का कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें इंक्रीज ICP के लिए असेस करना होता है, ठीक है, भले ये सर्जरी के बाद है लेकिन वो दिक्कत तो हेड में ही हुई ना, ब्रेन में ही हुई ना,
तो इसीलिए हमें इंक्रीज आईसीपी के साइंस देखने हैं, ठीक है। वुंड इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं होगा। नैरोइंग पल्स प्रेशर मतलब कि हेमरेज का देखते हैं, हेमरेज के लिए नैरोइंग पल्स प्रेशर हो सकता है अगर सिस्टोलिक बीपी फॉल कर रहा है तो हमारा, ठीक है। बट यहाँ पे हम हेमरेज के लिए नहीं असेस करेंगे, सबसे पहले असेस करेंगे इंक्रीज आईसीपी के लिए। डिहाइड्रेशन इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। अगर हेमरेज की वजह से भी हो रहा है तो पहले बीपी वगैरह फॉल करेगा, डिहाइड्रेशन को हम बाद में असेस करेंगे, ठीक है। ब्लड विजन इसका आंसर होगा बी। यस, बी इज द आंसर। अब बी क्यों है? तो ब्लड विजन अगर हो रही है तो मतलब वो कॉन्शियसनेस लॉस कर रहे हैं। ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस इज द फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, ठीक है। बी इसलिए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड द नर्स असेस फॉर इन द इमीडिएट पोस्ट ऑफ क्लाइंट हु हैज अ ब्रेन सर्जरी। ब्रेन सर्जरी हुई है उसके बाद सबसे पहले क्या असेस करना चाहिए? देखो ये तो आपको पिछले क्वेश्चन से आंसर हो गया। हमें इंक्रीज्ड आईसीपी के लिए असेस करना, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का आंसर है भाई डी। यस, अ क्लाइंट डेवलप्स हाइड्रोसेफेलस 2 weeks आफ्टर द क्रेनियल सर्जरी फॉर अ रप्चर्ड सेरेब्रल एन्यूरिज्म। यहाँ थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है। रप्चर्ड सेरेब्रल एन्यूरिज्म हुआ था पेशेंट को, जिसके लिए उसकी सर्जरी जिसकी वजह से उसकी सर्जरी हुई थी, ठीक है। और सर्जरी के 2 हफ्ते बाद उसको हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, ठीक है। द नर्स कंक्लूड्स दैट द हाइड्रोसेफेलस इज प्रोबेबली ड्यू टू व्हिच फिजियोलॉजिक रिस्पांस। अब हाइड्रोसेफेलस क्यों हो रहा है नर्स इसका सोच रही है। वैसोस्पाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेरेब्रल आर्टरीज नहीं। इस्चेमिक हाइड्रोसेफेलस दो वजह से होते हैं, या तो सीएसएफ का फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड हो या फिर सीएसएफ की प्रोडक्शन इंक्रीज्ड हो, है ना। इस्चेमिक चेंजेस इन द ब्रोका स्पीच सेंटर नहीं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द सीएसएफ, अच्छा। या फिर अगला है हमारा ब्लॉक्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द अरेक्नॉइड स्पेस। देखो ये केस है, अच्छा खासा अडल्ट पेशेंट है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमें मानना है पेशेंट इज अडल्ट, और क्रेनियल सर्जरी के 2 हफ्ते बाद उसको हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, मतलब पहले उसको कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी, है ना। और कोई बच्चा तो वैसे भी नहीं है जो हम इंक्रीज प्रोडक्शन का सोचे। इसको हम आर्नोल्ड चियारी सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके अंदर होगा हमारा क्या कहते हैं ब्लॉक्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एरेक्नॉइड स्पेस, क्योंकि सर्जरी हुई है तो वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ वहाँ पे या तो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है या किसी और वजह से वहाँ पे क्या कहते हैं ब्लॉकेज हो गई है, जिस वजह से वो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे ड्रेन नहीं हो पा रहा है, वो ऊपर ऊपर इकट्ठा हो रहा है, एंड इट इज फॉर्मिंग एन हाइड्रोसेफेलस। डी, यस, डी इज द आंसर। What nursing action is essential when a client experiences hemianopsia as a result of the left ischemic stroke? देखो लेफ्ट ischemic stroke है पेशेंट को, है ना। तो अगर लेफ्ट साइडेड ब्रेन में आया तो राइट साइडेड में दिक्कत आएगी, है ना। तो उसको राइट आई में हम मान लेते हैं कि उसको दिक्कत है, हेमियानोप्सिया हो रहा है। तो हमें ऐसा कौन सी इंटरवेंशन है जो हमें यूज में लेनी चाहिए? प्लेस द ऑब्जेक्ट्स विद इन द विजुअल फील्ड, टीच पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, इंस्टिल आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप इनटू द अफेक्टेड आई, रिड्यूस द टाइम क्लाइंट इज पोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो, अब ये लेफ्ट इस्चेमिक स्ट्रोक लेफ्ट बॉडी के लिए कहना चाह रहा है, ठीक है क्वेश्चन, तभी वो लास्ट ऑप्शन में लेफ्ट साइड दे रखा है पोजीशनिंग के लिए, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, कोई भी आई हमें उससे मतलब नहीं है किस आई में दिक्कत है, ठीक है, बस लेफ्ट इस्चेमिक स्ट्रोक है उसका, लेफ्ट साइड इज पैरालाइज्ड, ठीक है। तो देखो ऑप्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले पेशेंट की विजुअल फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लाओ। सबसे पहले तो हेमियानोप्सिया समझो क्या होता है। हेमी 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है हेमियानोप्सिया और एक होता है होमोनाइमस हेमियानोप्सिया। हेमियानोप्सिया मतलब कि एक आंख का एक तरफ का पेशेंट को दिख रहा है और एक तरफ का पेशेंट को नहीं दिख रहा है, या फिर मान लो एक आंख बंद है और एक आंख में मेरी दिक्कत है, मुझे हेमियानोप्सिया हो रहा है, तो मुझे या तो आंख को या तो सिर्फ इस तरफ का दिखेगा या सिर्फ इस तरफ का दिखेगा, ठीक है। या ऐसा हो सकता है सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ यहीं बीच का दिख रहा है, पेरिफेरी का नहीं दिख रहा, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज, अगर एक आंख में ऐसी दिक्कत आ रही है, दूसरी आंख से मेरे को सब दिख रहा है, दिस इज नोन एज हेमियानोप्सिया। दूसरा होता है होमोनाइमस हेमियानोप्सिया। अब इसके अंदर क्या होता है, दोनों आईज का किसी भी एक ही तरफ का पेशेंट को दिखेगा, या तो नकल साइड वाला दिखेगा, नकल मतलब कि नोज की साइड वाला इस तरफ वाला दिखेगा, है ना, या फिर इस तरफ वाला टेम्पोरल साइड वाला दिखेगा, ठीक है। और दोनों आईज में होगी ये दिक्कत, तो अगर हम तो तब हम इसे कहते हैं होमोनाइमस हेमियानोप्सिया। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, पेशेंट की जो विजुअल फील्ड है, मान लो यहाँ से दिख रहा है पेशेंट को, तो हमें ऑब्जेक्ट को पेशेंट के यहाँ लाके रखना है, यहाँ नहीं रखना, यहाँ से उसको नहीं दिखेगा, यहाँ लाके रखोगे तभी उसे दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें उसकी विजुअल फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज सिखा के उसको इसमें इस चीज में कोई फायदा नहीं होगा।
आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स, हाँ देखो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स आप डाल सकते हो ताकि केराटाइटिस वगैरह ना हो, ठीक है, CMC वाली। बट इसमें इस चीज में कोई उसमें इफेक्ट इतना नहीं आएगा। रेड्यूस द टाइम क्लाइंट इज पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड, ये तो नॉर्मल मेजर है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रॉपर कंडीशन में। ए इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, विच हेल्थ प्रॉब्लम डज द नर्स आइडेंटिफाई फ्रॉम एन ओल्डर क्लाइंट्स हिस्ट्री दैट इंक्रीजेज द क्लाइंट्स रिस्क फैक्टर फॉर अ ब्रेन अटैक। देखो सॉरी, क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर से नर्स ऐसी कौन सी हिस्ट्री आइडेंटिफाई करेगी जिससे उसको खतरा है फ्यूचर में किसी ब्रेन स्ट्रोक का। ग्लोकोमा, हाइपोथायराइडिज्म, कॉन्टिन्यूस नर्वसनेस या फिर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। इसका आंसर आई थिंक पता होगा मोस्टली स्टूडेंट्स को, इसका डी आंसर है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। इसे हम मिनी अटैक या फिर मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सिम्टम्स हमारे आते हैं वो प्राइमरीली जितनी देर का वो स्ट्रोक रहता है उतनी देर के लिए ही रहते हैं, चाहे वो हमारा सुन्न पड़ जाना हो या फिर हेमीपैरेसिस की कोई कंडीशन हो या फिर वीकनेस हो या पैरालिसिस हो, वो तब तक के लिए रहता है जब तक के लिए वो स्ट्रोक का इफेक्ट होता है। उसके बाद और थोड़ी देर के लिए होता है, मे बी समटाइम्स कुछ सम मिनट्स और सम आवर्स, उसके बाद वो ठीक हो जाता है पूरी तरीके से, बट इट इज अ वार्निंग कंडीशन फॉर अ फ्यूचर मेजर स्ट्रोक। ठीक है, इसका इसलिए डी आंसर होगा, TIA, मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक को, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट हैज अ लेफ्ट हेमीप्लेजिया बिकॉज ऑफ ब्रेन अटैक, what can the nurse do to contribute to the client's rehabilitation? लेफ्ट हेमीप्लेजिया है उसका, मतलब लेफ्ट साइड उसको पैरालिसिस है बिकॉज ऑफ ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। नर्स अब ऐसा क्या कर सकती है जिससे उसके क्लाइंट की रिहेबिलिटेशन में हेल्प हो? बिगिन एक्टिव एक्सरसाइजेज हम एकदम से नहीं कर सकते। मेक अ रेफरल टू द फिजिकल थेरेपिस्ट, अच्छा। पोजीशन द क्लाइंट टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, अच्छा। अवॉइड मूविंग द एक्सट्रीमिटीज अनलेस नेसेसरी। ठीक है, देखो जो सबसे ज्यादा इसमें हेल्प करेगा ना वो हमारा करेगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक्टिव एक्सरसाइज तो कर ही नहीं सकते, रेफरल हाँ फिजिकल थेरेपिस्ट का कर सकते हैं, बस इमीडिएट अभी नहीं कर सकते, थोड़े कुछ टाइम बाद थोड़ी बहुत उसके लिए हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, कंडीशन स्टेबलाइज हो, उसके बाद। अवॉइड मूविंग द इफेक्टिव एक्टिविटीज, ये भी ठीक है, पर इससे कुछ रिहेबिलिटेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इससे प्रिवेंटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, प्रिवेंटिव इफेक्ट इससे भी आएगा बट इससे ज्यादा आएगा। पोजीशन द क्लाइंट टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, इसलिए इसका आंसर सी है। देखो इससे कॉन्ट्रैक्चर हमारे होते हैं मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाना, और अगर पेशेंट के लेफ्ट साइड उसकी पैरालाइज है तो उसमें बहुत हाई चांसेस होता है कि अक्सर पैर के अंदर या हाथ में कहीं भी मसल कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाए उसके अंदर। ठीक है, तो इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें 2 आवर्स के लिए हम हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करें। जैसे इसी पेशेंट को लेकर चलते हैं, इसका लेफ्ट साइड अटैक है, लेफ्ट साइड पैरालिसिस है, तो राइट साइड पे इसको हम राइट लेटरली जो राइट साइड पोजीशन हम देंगे वो देंगे 2 घंटे के लिए, और जो लेफ्ट साइड वाली पोजीशन देंगे वो हम देंगे सिर्फ 20 मिनट के लिए। ठीक है, ये बात याद रखना, ऐसे फिर पोजीशन 20 मिनट बाद फिर चेंज कर देंगे। आंसर ऑप्शन सी। अ क्लाइंट विद हेमीपैरेसिस इज रिलक्टेंट टू यूज अ केन। हेमीपैरेसिस का पेशेंट है, उसको मतलब कि वो है, वीकनेस है एक साइड पे, वो कह रहा है कि उसे केन यूज क्यों करनी है। द नर्स एक्सप्लेन्स दैट केन यानी कि वो बैसाखी जो होती है हमारी, नर्स उससे बताती है कि केन क्यों जरूरी है। मेंटेन बैलेंस टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, रिलीव प्रेशर ऑन द वेट बेयरिंग जॉइंट्स, प्रिवेंट फर्दर इंजरी टू वीकेंड मसल्स, एड इन कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स। अब इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स के लिए तो एड उसके लिए हम देते नहीं है, ये हम देते हैं मेंटेन बैलेंस एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर वीकेंड है उसकी मसल्स पैर की, है ना, तो वो चल नहीं पाएगा और स्टेबली नहीं चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा गिर जाएगा, थोड़ा सा चलेगा फिर गिर जाएगा, तो इसलिए उसका बैलेंस भी, गेट भी उसकी इंप्रूव होगी उससे, इसलिए मेंटेन बैलेंस एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी। यस। Which clinical indicator does the nurse expect to identify when assessing a client with टिक डोल्यूरेक्स? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन सा ऐसा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो नर्स एक्सपेक्ट करती है टिक डोल्यूरेक्स यानी कि ट्राइजेमिनल हमारा न्यूरैल्जिया है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एक चीज और याद रखना, सलमान खान को भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। ठीक है, तो कौन कौन इसके अंदर हम आंसर पे चलते हैं। मल्टीपल पेटिके, excruciating facial pain, twitching of the mouth, unilateral muscle weakness, fine motor tremors of the eyelid। देखो इसका सोचो आप लोग क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसका। देखो पेटी के तो रिलेटेड है नहीं इससे, तो ए तो होगा ही नहीं। excruciating फेशियल पेन ये होगा, बिल्कुल होगा।
ट्विचिंग ऑफ द माउथ, यूनिलेटरल मसल वीकनेस तो आई थिंक इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन में नर्वस कंडीशन है, तो मसल वीकनेस तो नहीं आती इसमें। फाइन मोटर ट्रेमर्स ऑफ द आईलिड, ये भी नहीं है, तो इसका बी एंड सी होना चाहिए। देखते हैं, यस बी एंड सी। What should the nurse include when planning care for a client with Bell's palsy? Bell's palsy यानी कि फेशियल पाल्सी, क्रेनियल नर्व नंबर 7 की दिक्कत। तो नर्स को क्या इंक्लूड करना चाहिए जब वो केयर के लिए उसकी प्लान कर रही है? मैनेजिंग इनकंटिनेंस, असिस्टिंग विद एम्बुलेशन, प्रिवेंटिंग कॉर्नियल डैमेज, मेंटेनिंग सीजर प्रिकॉशन। देखो, अगर बेल्स पाल्सी है, फेशियल पाल्सी है, तो इसके अंदर से सिंपल ऑप्शन से ही समझ जाओ कॉर्नियल डैमेज को प्रिवेंट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, यस। क्योंकि केराटिटिस की कंडीशन एंड कॉर्नियल डैमेज की कंडीशन इसके अंदर देखी जाती है, इसी वजह से हमें कॉर्नियल डैमेज को प्रिवेंट करना होता है। इसके अंदर हम वो भी देते हैं, इसलिए सीएमसी की आई ड्रॉप्स भी देते हैं, टीयर ड्रॉप्स जिसको हम कहते हैं। What nursing intervention is anticipated for a client with Guillain-Barré syndrome? Guillain-Barré syndrome के पेशेंट को हम क्या नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे? Provide a straw to stimulate facial muscles, अच्छा। Monitor maintaining ventilator setting to support respiration, encouraging aerobic exercise, administering antibiotic medication to prevent pneumonia। ठीक है, देखो सिंपल सा सीधा सा जीबीएस है, असेंडिंग पॉलीन्यूरोपैथिक पैरालिसिस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर असेंडिंग पैरालिसिस और जो मेन कॉज ऑफ डेथ होती है जीबीएस के अंदर, वो होती है हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स का फ्रैक्चर हो जाए, सॉरी फ्रैक्चर नहीं, पैरालिसिस हो जाना, ठीक है। रेस्पिरेटरी मसल्स हमारी पैरालाइज हो जाती है, मेजरली डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल्स एज वेल। तो इसलिए हमें वेंटिलेटर सेटिंग मेंटेन करके रखनी है, तो बी इसका आंसर है। Which clinical finding does the nurse anticipate a client with an exacerbation of multiple sclerosis to experience? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर नर्स को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? डबल विजन, अच्छा हाँ बिल्कुल मिलेंगे डबल विजन, डिप्लोपिया मिलता है, फर्स्ट साइन होता है इसका, है ना। रेस्टिंग ट्रेमर्स नहीं, ये पार्किंसंस का है। फ्लैसिड पैरालिसिस, अच्छा देखते हैं, चलो। स्कैनिंग स्पीच बिल्कुल होगा। मेंटल रिटार्डेशन भी होगा, देखते हैं इसका आंसर 1 and D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग डज द नर्स एंटिसिपेट विद अ क्लाइंट इन अ क्लाइंट विद एन एक्सरबेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, उसके अंदर क्या एक्सरबेशन के सिम्टम्स होंगे, नर्स आइडेंटिफाई करेगी। डबल विजन बिल्कुल होगा। डिप्लोपिया इज द फर्स्ट साइन इन एमएस। रेस्टिंग ट्रेमर्स नहीं, पार्किंसन का। फ्लैसिड पैरालिसिस, स्कैनिंग स्पीच बिल्कुल है। एंड मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता, तो इसका आंसर होगा 1 and D, A and D, यस 1 and 4, यस बिल्कुल सही। और इसके अंदर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर हमारा चारकोट ट्रायड भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट बाय अ क्लाइंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंडिकेट दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर टीचिंग? उसे और क्या जरूरत है सुनने अभी टीचिंग की? आई यूज स्ट्रॉज टू ड्रिंक लिक्विड, अच्छा। आई विल टेक हॉट बाथ टू हेल्प माई मसल रिलैक्स। आई प्लान टू यूज इनकॉन्टिनेंस पैड व्हेन आई गो आउट, बिल्कुल ठीक है ये भी। आई मे बी हैविंग अ रफ टाइम नाउ बट आई होप टुमारो आई विल बी बेटर, ये भी ठीक है। आई यूज स्ट्रॉ टू ड्रिंक लिक्विड्स, ये भी ठीक है। इसका आंसर होगा बी। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, एक एलिमिनेशन करके जैसे मैंने नहीं बताया, और डायरेक्ट बी क्यों होगा बताता हूँ। देखो डायरेक्ट बी इसलिए होगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर एक फिनोमिना होता है हमारा यूथॉफ्स फिनोमिना। यूथॉफ्स फिनोमिना के अंदर क्या होता है, जितना अगर कुछ गर्म चीज पेशेंट खाता है, पीता है, नहाता है या गर्म एनवायरनमेंट में रहता है ना, तो इसके अंदर एक यूथॉफ्स फिनोमिना भी होता है, एक बार्बर चेयर फिनोमिना भी देखने को मिलता है ना। तो यूथॉफ्स फिनोमिना के अंदर क्या होता है हमारा, जैसे ही कहते कुछ भी गर्म चीज के कांटेक्ट में आता है पेशेंट, तो पेशेंट जो नर्व न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनका जो हमारा क्या कहते हैं वो होता है नर्व इम्पल्स, जो नर्व ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, वो स्लो हो जाता है और धीरे हो जाता है, तो इस वजह से वो दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा। यूथॉफ्स फिनोमेना को प्रिवेंट करना होता है हमें एमएस के केसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट इन द होम हु हैज डायग्नोसिस ऑफ एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ALS, जिसको हम कहते हैं लू ग्रेलिग्स डिजीज। ये DSSB का क्वेश्चन है आया हुआ। Which position should the nurse recommend that the client assume after eating? Eating खाने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन assume करनी चाहिए? सिम्स यानी कि सिम्स लेटरल हुई, सिटिंग, साइड लाइंग,
या फिर सेमी फाउलर? बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। डी बिल्कुल सही, सेमी फाउलर होगा इसका आंसर, क्योंकि ये प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालेगा, है ना। एंड एक प्रॉपर क्या कहते हैं, हमारा सांस लेने में भी आसानी होती है इसके अंदर, एंड सही रहती है जो सेमी फाउलर पोजीशन है आफ्टर ईटिंग इन केस ऑफ ALS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। A client with myasthenia gravis asks the nurse why the disease has occurred। अब MG का पेशेंट है, वो पूछ रहा है नर्स से, भाई मुझे क्यों ये बीमारी, what pathology underlines does the nurse reply। नर्स क्या कहती है कि क्यों ये आपको ये बीमारी। जेनेटिक डिफेक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन नहीं, इनएफिशिएंट यूज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन नहीं, डिक्रीज नंबर ऑफ फंक्शनल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर साइट्स। अच्छा और देखते हैं अभी, चलो ए और बी तो नहीं है। एन इनहिबिशन ऑफ द ACHE एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम लीविंग द एंड प्लेट्स फोल्डेड नहीं, ये भी नहीं है। सी इसका ऑप्शन होना चाहिए, सी, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स के अंदर हमारे डिक्रीज नंबर हो जाते हैं, फिर वो फंक्शन नहीं करते ड्यू टू द ऑटो इम्यूनिटी, इस वजह से हमारे GBS नहीं, ये हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस MG हमारा डिजीज होता है। A client is diagnosed with Parkinson's disease and asks the nurse what causes the disease, on which underlying pathology does the nurse base a response। सेम क्वेश्चन है, बस पार्किंसंस का पूछा है। इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द माइलिन शीथ नहीं, ये तो MS है हमारा। ब्रेकडाउन ऑफ द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना नहीं, रिड्यूस्ड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एट द सिनेप्सिस ये भी नहीं, ये तो हमारा पीछे क्या है MG। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया, बिल्कुल यही आंसर है इसका हमारा, डी। बेसल गैंग्लिया में अगर हमारा दिक्कत होगा या फिर हमारा सब्सटेंशन अगर हमें दिक्कत होगा मिड ब्रेन वाले, तो हमारा पार्किंसंस डिजीज होता है। A client with a diagnosis of Parkinson's disease asks the nurse, why do I drool so much? What is the nurse best response? पेशेंट पूछ रहा है ड्रूलिंग इतनी ज़्यादा क्यों होती है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, क्यों इतना सा ड्रूल होता है, इतना सारा ड्रूल होता है हर वक्त। तो नर्स क्या कहेगी उसे, वी डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, हमें नहीं पता भाई, तुम खुद जानो पढ़ लो अपने आप। देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ थ्रोट मसल्स, अच्छा। यू हैव अ लॉस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, अच्छा। मसल रिजिडिटी प्रिवेंट्स नॉर्मल स्वॉलिंग। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन, जिसने अच्छे से पढ़ा है उसे याद होगा, ये हमारा सब एनाटॉमी के अंदर कवर हो जाती हैं चीज़ें। तो ऑप्शन होगा इसका सी, यू हैव लॉस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। जो बेसल गैंग्लिया की अगर हमें दिक्कत हुई है तो पार्किंसन होगा, ये सबको पता है। और बेसल गैंग्लिया हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। अब देखो ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, स्वॉलिंग ऑफ सलाइवा इनवॉलंटरी है, अपने आप होता है लेकिन, और ये ऑटोमेटिक भी है, ठीक है। अपने आप हो रहा है, हमें कभी कभार हम ध्यान नहीं देते, हम करेंगे तो ठीक है हमें पता चलेगा, वॉलंटरी भी है, बट ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरीली भी होते रहता है ये। इसके अलावा ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हम झपकाना चाहेंगे तो झपकेंगे, इसलिए अपने आप वो अपने हिसाब से ब्लिंक करते रहेंगे। तो ये सारी मूवमेंट्स होती हैं ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, जो बेसल गैंग्लिया हमारा क्या कहते हैं, बेसल गैंग्लिया इन सब मूवमेंट्स को हमारा हेल्प करता है चीज़ें करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस सेशन का, इस वीडियो का। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, ठीक है। विच क्लिनिकल इंडिकेटर्स डज द नर्स एक्सपेक्ट अ क्लाइंट विद पार्किंसंस टू एग्जिबिट। पार्किंसंस डिजीज के अंदर पेशेंट के अंदर कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, रेस्टिंग ट्रेमर्स, बिल्कुल ठीक है। फ्लैट इफेक्ट, अच्छा देखते हैं। मसल फैसिलिटी, ठीक है देखते हैं। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स नहीं। सो वॉलंटरी मूवमेंट्स, ये भी ठीक है। देखो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या है, ए और ई एंड बी, यस ए बी एंड ई, फ्लैट इफेक्ट। रेस्टिंग ट्रेमर जिसको हम पिल रोलिंग ट्रेमर्स कहते हैं, वो होता है इसके अंदर हमारा पार्किंसन के अंदर। स्लो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स तो हमारी बताई दी मैंने पीछे से, ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो गई या हमारा सलाइवा वाला हो गया, है ना। तो ये सारा हो गया, पिल रोलिंग ट्रेमर्स हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सिम्टम जितने भी हमारे देखने को मिलते हैं, तो पार्किंसन हैव अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो सो गाइस, इसी क्वेश्चन के एंड के साथ मैं अपनी इस वीडियो को आज की को एंड करते हैं हम, है ना। इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, स्पेसिफिकली कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी के अंदर, है ना। अभी न्यूरोलॉजी के क्वेश्चंस कुछ और बचे हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी के तो काफ़ी हो गए थे, बट कुछ और ऐड करे जा सकते हैं। बट न्यूरोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसके क्वेश्चन अभी और बचे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें न्यूरो के भी क्वेश्चन होंगे, ज़रूर होंगे। शुरुआत हम न्यूरो के क्वेश्चन से ही करेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। तो स्टे ट्यून स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CRE एग्जाम। CRE में बस अभी कुछ टाइम ही बचा है, 1-1.5 हफ्ता है बस, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट वन एज वेल। गुड बाय, टेक केयर।